स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। देरी से जुड़ने के लिए माफी चाहता हूं दोस्त, लेकिन अब हम लोग इस लेक्चर सेशन को आगे कंटिन्यूएशन में लेकर चलेंगे और जो है बात करेंगे आज टाइप ऑफ एग्रीगेट पर। हमारी आपकी लास्ट डे बात चल रही थी, मुझे जहां तक याद है तो मैंने आपको लास्ट डे फ्लैकीनेस, फ्लैकी और इलोंगेटेड पार्टिकल्स की डेफिनेशन बताई थी कि क्या होता है फ्लैकी पार्टिकल, क्या होता है इलोंगेटेड पार्टिकल। और मैंने एक प्रश्न दिया था आपको, शायद मुझे अगर सही से याद है तो मैंने आपको एक प्रश्न दिया था, जो प्रश्न मैंने आपको करने के लिए कहा था भाई ये प्रश्न आप लोग करेंगे, ठीक है। अच्छा, कौन भाई लाइव जुड़ चुके हैं? योगेश लाइव जुड़ चुके हैं। व्हाट्सएप का लिंक कहाँ मिलेगा? अच्छा, व्हाट्सएप का लिंक कहाँ मिलेगा, ये बात है। अच्छा ठीक है, रिशु मैं आपको एक व्हाट्सएप का लिंक दे रहा हूँ, कमेंट में ये पिन कर दीजिए ताकि जो लोग व्हाट्सएप में नहीं जुड़ पाए हैं। रिशु, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक दे रहा हूं, जो लोग व्हाट्सएप में नहीं जुड़ पाए हैं वो लोग जुड़ जाएं, यहां डाल दीजिए तुरंत। बस 1 मिनट रुक जाइए, मैं आप लोग को लिंक प्रोवाइड कर देता हूं, आप लोग के लिए लिंक दे देता हूं ताकि जो है आप लोग जो है लिंक के माध्यम से जुड़ सके। और हर बैच का अलग अलग लिंक है बाबू, हर बैच का अलग अलग लिंक है, ठीक। हर बैच का अलग अलग लिंक है, आप उस बैच में उसी हिसाब से जुड़ पाएंगे, ठीक। चलिए ठीक है, तो ये लिंक अभी आपके चैट बॉक्स में पहुंच जाएगी, आप वहां से जुड़ जाइएगा, ठीक। चलिए अब देर नहीं करते हैं, अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं और आखिरी लेक्चर में जहां तक हम लोग ने बात करी थी हम वहीं से आज कंटिन्यूएशन करेंगे। आखिरी लेक्चर में जो हमारी आपकी बात हुई थी, मैं उसे वापस एक्सपोर्ट करना चाहता हूं उस फाइल को, ताकि आप प्रश्न देख सकें कि हम लोग कहां बात कर रहे थे ना। हम लोग वहीं बातचीत को ले चलते हैं ताकि आप जो है पूरी कहानी को समझ सकें कि हाँ हम लोग कहां थे ना। हाँ, आखिरी लेक्चर हमारा ये था जिसमें हम लोग कहां थे, देख लीजिए, ताकि आज सेशन को हम लोग 4 नंबर लेक्चर की तरफ धीरे धीरे ले चल सके। यही आखिरी लेक्चर था हमारा। इस लेक्चर में जो है हम लोग ने क्या बात करी थी भाई? सबसे पहले हमारी आपकी जो चर्चा हुई थी एग्रीगेट के प्रकार पर हुई थी, और आफ्टर देन हम लोग आए थे फ्लैकी एंड इलोंगेटेड पार्टिकल्स के बारे में बात करने। यहाँ तो आपने हमसे बताया था कि फ्लैकी पार्टिकल किसी पार्टिकल को तब कहते हैं जब उसकी लीस्ट डायमेंशन जो है उसकी मीन डायमेंशन के 3/5 गुने से कम हो, तब हम ये बोलते हैं। तो ये चल रहा था। इलोंगेटेड पार्टिकल की डेफिनेशन बताई थी, 9/5 गुने से ज्यादा हो तब आप बता रहे थे। अच्छा, किसी फ्लैकी को इलोंगेटेड कब कहेंगे, तो ये कहानी ऐसे चल रही थी। आफ्टर देन हम लोग इसके बारे में थोड़ी कहानी जाने थे, और एक प्रश्न आपको देकर हमें लगता है कि हमने यहीं पर इसी प्रश्न को देकर आपसे सारी बातचीत इसी प्रश्न के साथ जो है सारी बातचीत इसी प्रश्न के साथ हम लोग ने क्या कर लिया था, इसी प्रश्न के साथ सारी बातचीत को हम लोग ने क्या कर लिया था साहब, इसी प्रश्न के साथ सारी बातचीत हम लोग ने समाप्त कर लिया था। तो मैं इसी प्रश्न को छोड़कर बाकी सारी स्लाइड्स हटा दे रहा हूं ताकि आप जो है पूरी बात समझ सकें, ठीक है। चलिए, तो हो गया अपना लेक्चर, यहीं से कंटिन्यू, ठीक है भाई। लेक्चर 4 कंटिन्यू करें, ठीक है। आखिरी दिन मैंने आपको यह प्रश्न दिया था कि भाई एक बात बताइए, किसी एग्रीगेट को हम फ्लैकी या इलोंगेटेड कब कहें, इसके लिए मिनिमम लेंथ, मिनिमम थिकनेस और मिनिमम लेंथ क्या होनी चाहिए, मिनिमम थिकनेस और मिनिमम लेंथ क्या होनी चाहिए, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। और इसके लिए मैंने बताया था कि एग्रीगेट 75 mm की चालनी से पूरी तरह पास हो रहा है, 60 mm की चालनी पर पूरी तरह रुक रहा है। तो सोल्यूशन की तरफ चलिए, सोल्यूशन में आते हैं, यहां बातचीत करते हैं। आपका जो एग्रीगेट था, ये देखिए, आपका जो एग्रीगेट हम लोग लेकर चल रहे थे, वो एग्रीगेट जो है IS 75 mm 75 mm सीप से क्या हो रहा था, पास हो रहा था, और 60 mm की सीप पर क्या कर रहा था साहब, रिटेन कर रहा था। कितने mm की सीप पर? 60 mm सीप पर, 60 mm सीप पर क्या कर रहा था, रिटेन। और यहां से क्या हो रहा था, 75 mm से क्या हो रहा था, पास हो रहा था। क्या हो रहा था भाई, पास हो रहा था। याद है आपको, आपने बताया था कि एग्रीगेट हम ले रखे हैं, ये एग्रीगेट जो है इससे क्या हो रहा था, कंप्लीटली पास हो रहा था, और कहां, इस वाली चालनी पर रिटेन कर रहा था, रिटेन कर रहा था। तो आपको बताना था कि भाई एग्रीगेट के फ्लैकी और इलोंगेटेड होने के लिए क्या शर्तें होती हैं, यही बातचीत हम लोग कर रहे थे। मैंने आप लोग को ये आखिरी दिन प्रश्न दिया था, कितने लोग का जवाब आ गया था, कितने लोग का जवाब आ गया था? ये एक जवाब बता रहे हैं, पंकज कुमार यादव कह रहे हैं 40.5। शिवम मिश्रा प्रणाम बाबू, ठीक है। अच्छा, मतलब कितने लोग का जवाब आ गया था, थोड़ा मुझे बताइए। जिनका जवाब आ गया था अच्छी बात है, जिनका नहीं आया था वो मेरे साथ यहां देखें। सबसे पहले एग्रीगेट की फ्लैकी या इलोंगेटेड होने के लिए सबसे पहली शर्त है कि इसकी मीन डायमेंशन पता की जाए। क्या पता की जाए? मीन डायमेंशन। और मीन डायमेंशन क्या होती है, आपको बताया था, जिस चालनी से एग्रीगेट क्या हो रहा था, पास हो रहा था, दैट इज x बराबर
75 mm, और जिस पर रुक रहा था y बराबर 60 mm। याद करिए 60 mm। आपने दोनों साइज नोट कर ली थी, और इन दोनों साइज के हिसाब से बात करिए तो आपको ये देखने को मिलेगा कि भैया x प्लस वाई बाई 2 होता है मीन डायमेंशन। यानी मीन डायमेंशन बराबर हो जाएगा 60 प्लस 75 बटा 2, यानी कितना हुआ? हाँ 135 बटा 2, 7 से 13, 135 बटा 2। 135 बटा 2 मतलब कितना हुआ भाई मीन डायमेंशन? मीन डायमेंशन कितना हुआ? 135 बटा 2 का मतलब कितना हुआ? कितना लिखेंगे हम? 135 बटा 2 यानी कितना? 67.5। चेक करिए थोड़ा, इतना ही आ रहा है 67.5। चेक कीजिए। तो हम लोग अगर चेक करें तो हम कितना बता पाएंगे? हम लोग बता पाएंगे भैया कितना हो रहा है 135 बटे 2 मतलब 67.5 mm। 67.5 mm, दिस इज योर मीन डायमेंशन। मीन डायमेंशन कितनी आ रही है? 67.5 mm आ रही है। ठीक, तो हम ये बता देंगे कि साहब ये मीन डायमेंशन है। अब एग्रीगेट के फ्लैकी होने के लिए क्या शर्त थी? एग्रीगेट के फ्लैकी होने के लिए क्या शर्त थी? अगर फ्लैकी होने के लिए शर्त पर बात करिए, फॉर बीइंग फ्लैकी, तो इधर देखिए मिनिमम लेंथ क्या होना चाहिए? फॉर बीइंग फ्लैकी क्या होना चाहिए? लीस्ट डायमेंशन। लीस्ट डायमेंशन, लीस्ट डायमेंशन मतलब कौन? थिकनेस डायमेंशन, यानी कौन? थिकनेस। थिकनेस शुड बी लेस देन 0.6 टाइम्स ऑफ मीन डायमेंशन। मतलब यही बराबर कितना हो जाएगा? 0.6 इंटू कितना? 67.5। और अगर इसे निकालेंगे तो इसका मतलब थिकनेस शुड बी लेस देन कितने mm से कम होना चाहिए? 40.5 mm से कम होना चाहिए। 40.5 mm से कम होना चाहिए थिकनेस या लीस्ट डायमेंशन। लीस्ट डायमेंशन शुड बी लेस देन 40.5 mm, इससे कम होना चाहिए। ये पहली शर्त है। आपसे दो बातें पूछा था कि इलॉन्गेटेड होने के लिए बताओ और फ्लैकी होने के लिए बताओ, तो फ्लैकी होने के लिए ये शर्त हो जाएगी। अब दूसरी बात पर चलो, ये तो पहला था, अब दूसरी बात पर चलो। दूसरी बात क्या है? फॉर बीइंग इलॉन्गेटेड। फॉर बीइंग इलॉन्गेटेड, इलॉन्गेटेड होने के लिए क्या शर्त है? इलॉन्गेटेड होने के लिए अगर शर्त पर बात करो तो भैया इलॉन्गेटेड होने के लिए शर्त क्या थी? ग्रेटेस्ट डायमेंशन। ग्रेटेस्ट डायमेंशन यानी ग्रेटेस्ट डायमेंशन यानी कौन? लेंथ। लेंथ शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 9/5। 9/5 को मैं ऐसे लिख रहा हूं 1.8 टाइम्स ऑफ मीन डायमेंशन। मीन डायमेंशन, ठीक, ये शर्त थी हमारी आपकी। तो अगर आप यहां निकालें कितना, तो यहां कितनी होनी चाहिए? लेंथ ज्यादा होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए कितने के? 1.8 टाइम्स ऑफ 67.5, मतलब यही बराबर कितने को हो जाएगा? 121.5 mm। 121.5 mm। और ये आपका सोल्यूशन होगा। ये आपका सोल्यूशन होगा कि एग्रीगेट आपका इलॉन्गेटेड हो, इसके लिए उसकी लेंथ यानी ग्रेटेस्ट डायमेंशन ज्यादा होनी चाहिए कितने? 121.5 mm से। तो ये दोनों शर्तें आपसे एग्जाम में पूछा था, आपको ये दोनों बताना था। मुझे उम्मीद है कि आप दोनों बता पाने में सक्षम रहे होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप बता पाए होंगे। आप बता पाए होंगे। आप बता पाए होंगे। ठीक, तो कितने लोग जवाब दे रहे हैं भाई? अच्छा, योगेश पांडे कह रहे हैं लिंक नहीं आई सर। हाँ बाबू, लिंक आ जाएगी, बस 1-2 मिनट रुक जाइए, लिंक आ जाएगी, परेशान मत होइए, ठीक है? हाँ, लिंक आ जाएगी, आप लोग परेशान मत हुआ करिए, थोड़ा सा धैर्य रखा करिए। क्योंकि होता क्या है, मैं तो सिस्टमैटिक आदमी हूं, लेकिन यहां जो लोग काम करते हैं उनमें कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो बड़े अनसेंसिटिव टाइप के हैं। उनको पता नहीं चल पाता कि कैसे काम करना है। लेकिन ठीक है, हम भी नए नए जुड़े हैं तो अभी ज्यादा कुछ माहौल नहीं रहता है। थोड़ा धैर्य बनाकर रखिए, हम आपके लिए वह सब करेंगे जो आवश्यक है। क्या कह रहे तुम लोग के कमेंट? मुझे वहां जाके पढ़ना पड़ता है। स्क्रीन तो लगी है लेकिन अभी चल नहीं रही है। सर 3 टाइम्स नहीं कर सकते हैं सर। अरे 3 टाइम्स करके देखिए ना। हाँ 3 टाइम्स करके देखिए ना, कितना आ रहा है? ये देखो 3 टाइम्स कितना? 40.5 का 3 गुना करो। 40.5 का 3 गुना करो, देखो कितना आ रहा है? 121.5। चेक करके देखो, सेम बात तो आ रही है। तो ये 3 टाइम्स ही होता है बाबू जी के, 3 गुना ही है। देखो लीस्ट डायमेंशन, ये देखो ये 3 गुना किया, आ गया 40.5 का 3 गुना। आपको क्या लग रहा है? हम तो कैलकुलेशन के लिए ऐसे बात कर रहे थे, लेकिन आप चाहें तो 3 गुना वैसे भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी। बात समझ रहे हैं? 3 गुना भी आप करके निकाल सकते हैं। आप एक का निकाल लीजिए, दूसरे का 3 गुना कर दीजिए। हाँ, फ्लैकी का 3 टाइम्स। हाँ देखिए आ गया ना। चलिए
तो ये बात हमारी रही फ्लैकी और इलॉन्गेटेड पार्टिकल की, किसे फ्लैकी कहेंगे, किसे इलॉन्गेटेड कहेंगे। अब दो नए शब्द यहां जुड़ते हैं आपके साथ। एक शब्द जुड़ता है फ्लैकीनेस इंडेक्स। नाउ द नेक्स्ट टर्म, इसी बात में चल रहे हैं अभी हम। फ्लैकीनेस इंडेक्स, फ्लैकीनेस इंडेक्स, इसे शॉर्ट में एफआई कहा जाता है। क्या कहते हैं हम? एफआई कहते हैं, F.I, फ्लैकीनेस इंडेक्स। भाई ये क्या है? हाँ, अच्छा, पत्रिल सूचकांक किसको बोलते हैं लोग? क्या बोलते हैं? पत्रिल सूचकांक बोलते हैं। लेकिन आप इतना हिंदी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं, फ्लैकीनेस इंडेक्स को फ्लैकीनेस इंडेक्स के नाम से याद कर लीजिए। ठीक, जैसे लड़का प्रतिबल को, हाँ जी, स्ट्रेस कहने ज्यादा पसंद करता है। स्ट्रेन यानी विकृति, विकृति कहने से अच्छा वो स्ट्रेन बोल दे, ज्यादा ठीक है। ठीक, चलिए, तो ऐसा हिसाब किताब है। तो टर्म है फ्लैकीनेस इंडेक्स और दूसरा टर्म है इलोंगेशन इंडेक्स। दो टर्म अलग अलग है, एक है फ्लैकीनेस इंडेक्स और एक है इलोंगेशन इंडेक्स। अब इन दोनों टर्म को समझना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लैकीनेस इंडेक्स, व्हाट इज मीनिंग ऑफ फ्लैकीनेस इंडेक्स। ठीक, फ्लैकीनेस इंडेक्स की अगर हम चर्चा करें मित्र, तो यहां आइए बात करते हैं। हम ढेर सारा एग्रीगेट लाए हैं, ऐसे ढेर सारा एग्रीगेट लाए हैं, ढेर सारा एग्रीगेट। तुम पूछ रहे थे ना कल जी के, आज चलो हम एक्सप्लेन करते हैं। ढेर सारा एग्रीगेट हम इतना सारा ले आए हैं, इतना ढेर में एग्रीगेट लेके आए हैं, ढेर सारा, है जी। अच्छा, अब हमने क्या करा? हमने चालनी विश्लेषण करा और देखा क्या कि जब किसी, इधर समझिए, लेंथ किसी एग्रीगेट की, हम सबका लेंथ एक एक का लेके नहीं चेक करते हैं, स्लॉट टेस्ट पे चेक होता है। ये स्लॉट मतलब सीप पर लगा के चेक करते हैं। ठीक, मल्टीपल सीप होती है, उस पर चेक करते हैं, हम उसको स्लॉट टेस्ट बोलते हैं। हम इसका वीडियो भी आप लोग को दिखाएंगे, लेकिन आज नहीं, कभी और आगे। ठीक, क्वेश्चन कराते समय। ठीक है, अच्छा, तो हम ये करेंगे साहब, तो यहां से पता चलेगा। अब देखो एग्रीगेट कुल ले आए हैं हम, मान लीजिए कुल एग्रीगेट आप लाए हैं m किलोग्राम, लेकिन इस m किलोग्राम एग्रीगेट में पता चल रहा है कि भैया जो फ्लैकी पार्टिकल एक ये है, मान लो एक फ्लैकी पार्टिकल ये है, एक फ्लैकी पार्टिकल ये है, हाँ जी, तो इन फ्लैकी पार्टिकल्स की जो प्रतिशत मात्रा है, अगर इनका भार देखो तो कह दो भैया इनका a ग्राम है। कितना है? a ग्राम। तो ये जो फ्लैकीनेस इंडेक्स है, दिस इज व्हाट, फ्लैकीनेस इंडेक्स अनुपात होता है किसी एग्रीगेट में, किसी एग्रीगेट के कुल वॉल्यूम में या कुल भार में कितने प्रतिशत भार फ्लैकी पार्टिकल्स आता है। यानी फ्लैकीनेस इंडेक्स का मतलब किसी भी एग्रीगेट में फ्लैकी कणों की प्रतिशत मात्रा। कैसे निकलेगा? फ्लैकी कणों की मात्रा बटे कुल भार, तभी तो प्रतिशत आएगा। तो हम यहां बोलेंगे, क्या बोलेंगे भैया? a बटे m का जो ये अनुपात होगा, मल्टीप्लाइड बाई 100, दिस इज व्हाट, दिस इज FI, दिस इज FI। अच्छा, बहुत सारे लोग इसे समझ नहीं पाते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, हम कैसे कर रहे हैं। उनके लिए हम एक काम करते हैं, उनके लिए पहले हम हिंदी में लिखते हैं, पहले अंग्रेजी में लिख देंगे। हाँ, मैं अंग्रेजी में लिख दूंगा, फिर हिंदी में लिख दूंगा। द परसेंटेज ऑफ फ्लैकी पार्टिकल्स इन एग्रीगेट, द परसेंटेज ऑफ फ्लैकी पार्टिकल्स इन एग्रीगेट। हाँ, किसी एग्रीगेट में कितने प्रतिशत कुल कण फ्लैकी पार्टिकल्स हैं। तो कैसे निकलेगा? FI कैसे निकलेगा साहब? FI इज व्हाट, FI इज इक्वल्स टू हो जाएगा वेट ऑफ फ्लैकी पार्टिकल्स, पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई टोटल वेट ऑफ एग्रीगेट मल्टीप्लाइड बाई 100, मल्टीप्लाइड बाई 100। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि भैया किसी भी एग्रीगेट में फ्लैकी कणों की प्रतिशत मात्रा क्या कहलाती है? फ्लैकीनेस इंडेक्स कहलाती है। कैसे निकलेगा? फ्लैकी कण कितने हैं भैया? एक काम चेक करिएगा कि आप फ्लैकी कणों का वेट निकाल लीजिएगा और कुल एग्रीगेट के भार से दे दीजिएगा भाग। आप कहेंगे सर समझा नहीं मैं कहा ठीक है, अब कैसे समझाऊं, मेरे पास यहाँ एग्रीगेट है नहीं। हाँ, आप समझो इतना मुट्ठी भर मैंने एग्रीगेट दिया तुमको, ये 10 किलो है, मैंने दे दिया, लो भाई। अब तुमने इसमें से टेस्ट करके, स्लॉट टेस्ट बोलते हैं उसको, या कुछ लोग उसे साइज टेस्ट भी बोलते हैं, स्लॉट या साइज टेस्ट, हमने कर लिया तो फ्लैकी पार्टिकल्स हमें मिल गए। हम फ्लैकी पार्टिकल्स का भार निकालिए और कुल भार पता था, फ्लैकी पार्टिकल्स का भार बटे कुल भार मल्टीप्लाइड बाई गुणे, मल्टीप्लाइड बाई 100। यही जो अनुपात है, दिस रेशियो इज नोन एज फ्लैकीनेस इंडेक्स। इसी को क्या बोलते हैं हम? फ्लैकीनेस इंडेक्स। ठीक, यानी किसी एग्रीगेट में फ्लैकी कणों की कुल प्रतिशत मात्रा फ्लैकीनेस इंडेक्स कहलाती है। क्या बोलेंगे हम? किसी मिलावे में फ्लैकी कणों की कणों की प्रतिशत मात्रा,
इसी को क्या बोलते हैं आप, इसी प्रतिशत मात्रा को आप क्या बोलते हैं, फ्लैकीनेस इंडेक्स। सेम एज इट इज इलोंगेशन इंडेक्स भी आएगा, सेम एज इट इज इलोंगेशन इंडेक्स भी आएगा। क्या बोल रहे हैं भाई जी के, मैं समझ गया सर, फ्लैकी का वेट कैसे निकालेंगे सर, अभी बता तो रहा था बाबू आपको कि हम कैसे करते हैं, स्लॉट टेस्ट करते हैं, पहले अलग करते हैं, अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं। हमने तुमको इतना एग्रीगेट दिया तो तुम इसमें से सीव टेस्ट करके, साइज टेस्ट बोलते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं, साइज टेस्ट, या कुछ लोग उसे स्लॉट टेस्ट बोलते हैं। मान लो मैंने इतना एग्रीगेट तुमको दे दिया, 10 किलो एग्रीगेट हमने तुमको दे दिया है, अब तुम इस 10 किलो एग्रीगेट का करोगे साइज टेस्ट, साइज टेस्ट। हाँ, साइज टेस्ट में पता चल जाएगा कि थिकनेस कितने से कम है, डायमेंशन लेंथ कितने से ज्यादा है या कम है, ये पता चल जाएगा। तो यहां से पता चल जाएगा कि कितना प्रतिशत पार्टिकल जो है, कितना पार्टिकल फ्लैकी है। तो यहां से आप क्या करिएगा, फ्लैकी पार्टिकल्स निकाल लीजिएगा, इनका वेट पता कर लीजिएगा। इनका वेट मान लो भैया कितना है, 2 किलो है, तो भैया ये 2/10 जो है, यही 2/10 जो क्या कहलाता है, 2/10 गुणे 100, यही क्या कहलाएगा, फ्लैकीनेस इंडेक्स, यही एफआई होगा। सिंपल बात है, यही एफआई होगा। समझ आई बात हमारी। अच्छा, किसी के दिमाग में हो कि ये टेस्ट करते कैसे हैं, इसी टेस्ट को कुछ लोग स्लॉट टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लॉट टेस्ट। समझ गए करते कैसे, तो हम डिफरेंट डिफरेंट माप की चालनियां लगा के रखते हैं और उस चालनियों की सहायता से हम साइज का परीक्षण करते हैं। समझे बात हमारी, ठीक है। इस टेस्ट आपको नहीं आता होगा, इसीलिए समस्या है, क्योंकि आप लोग ने ये टेस्ट कभी लैब में किया नहीं होगा या आपके लैब इंस्ट्रक्टर ने कराया नहीं होगा, तभी ये समस्या है। चलिए दूसरा टर्म आता है, सेकंड टर्म, इलोंगेशन इंडेक्स। इलोंगेशन इंडेक्स, इसे EI बोलते हैं, E.I। हाँ, लंबोत्तर सूचकांक है जी, क्या कहलाते हैं, लंबोत्तर सूचकांक। तो इसका भी मतलब वही सेम है। क्या क्या मतलब होगा साहब, कि किसी एग्रीगेट में इलोंगेटेड कणों की प्रतिशत मात्रा, ऐसे ही तो हम ऐसे लिख रहे हैं, किसी एग्रीगेट में या मिलावे में इलोंगेटेड कणों की प्रतिशत मात्रा, कणों की प्रतिशत मात्रा। अपना व्हाट्सएप साइट में लॉगिन करके वो लिंक डाल दो वहां ग्रुप में, पेस्ट कर दो वहां कमेंट में, प्रतिशत मात्रा। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि द परसेंटेज ऑफ elongated particles in an aggregate, in an aggregate। हम ऐसे नाम दे सकते हैं इसे, तो आप भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम ऐसे नाम दे सकते हैं। तो साहब इसको कैसे लिखेंगे, सेम तरीका होगा लिखने का, यहां भी क्या, EI बराबर वेट ऑफ elongated particles to the total weight of aggregate multiplied by 100। यही फार्मूला चलेगा सर, यही फार्मूला चलेगा, इसमें कोई दिक्कत है, इस फार्मूले में कोई दिक्कत है क्या, इस फार्मूले से आप लोग को कोई असुविधा हो रही है, मुझे बताएं। मुझे लगता है कि ये फार्मूला आप समझ पा रहे होंगे। दिक्कत है दोस्त, हाँ आप समझ पा रहे होंगे ये फार्मूला। तो अब इस फार्मूले का उपयोग करके हम इलोंगेशन इंडेक्स निकाल लेते हैं। कभी कभी मजे के लिए तुमको ऐसे क्वेश्चन दे देता है, एग्जाम्पल दे देता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहां एक एग्जाम्पल दे दूं, एग्जाम्पल, किसी मिलावे का भार 70 किलोग्राम है और साइज टेस्ट करने के बाद यह ज्ञात होता है कि इस मिलावे में 20 किलोग्राम फ्लैकी एग्रीगेट
और 17 किलोग्राम इलोंगेटेड एग्रीगेट है तो फ्लैकीनेस इंडेक्स और इलोंगेशन इंडेक्स ज्ञात करें। लो करो ज्ञात, प्रश्न दे दिए। अंग्रेजी में तो नहीं लिखना पड़ेगा, अंग्रेजी में तो नहीं लिखना पड़ेगा। अगर अंग्रेजी में लिखना पड़ेगा भाई तब मैं दोबारा लिख देता हूं, हाँ, कि इन एग्रीगेट हैविंग टोटल एग्रीगेट हैविंग टोटल वेट ऑफ 70 किलोग्राम एंड क्या हो गया, आप लोग सुन पा रहे हैं? ठीक ठीक, कर दो, कॉपी करके डाल दो, उसमें चला जाएगा लिंक ना। चलिए, तो अब पता करना है आपको फ्लैकीनेस और एलोंगेशन इंडेक्स। अब आपके दिमाग में आ गया 70 किलो कुल एग्रीगेट है और हमको क्या करना है साहब, हाँ, इसमें फ्लैकी एग्रीगेट का भार कितना है, 20 किलोग्राम है और 17 किलोग्राम इलोंगेटेड है। तो आपको अगर फ्लैकीनेस इंडेक्स निकालने को कह रहा है तो सो फ्लैकीनेस इंडेक्स विल बी व्हाट, सॉल्यूशन की तरफ चलिए। सॉल्यूशन क्या होगा, फ्लैकीनेस इंडेक्स विल बी व्हाट, फ्लैकीनेस इंडेक्स को जब आप निकालेंगे तो एफआई बराबर होगा, याद करो, वेट ऑफ फ्लैकी पार्टिकल मतलब 20/70 कुल भार गुणे 100। लीजिए निकल गया फ्लैकीनेस इंडेक्स, 20/70 मतलब कितना हुआ, हाँ, लगभग 29% के आसपास आएगा। देखो 28.57%, 28.57%। लीजिए फ्लैकीनेस इंडेक्स निकल के आ गया। अगर आपसे कहता कोई इलोंगेशन इंडेक्स बताइए, ईआई बताइए, तो ईआई कितना होगा, 17/70 गुणे 100। निकाल लीजिए 17/70 गुणे 100, हाँ, 17/70 कितना होगा, 24.28%, 24.28%। लीजिए साहब, दोनों निकल के आ गए। अब ये नहीं करना है आपको कि भैया कुल भार में से इलोंगेटेड को घटा दीजिए, अरे फ्लैकीनेस इंडेक्स पूछा है ना, इलोंगेशन पूछे तो इलोंगेशन वाला, फ्लैकी पूछे तो फ्लैकी वाला, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा। बात समझे हमारी, होप कि आपको मेरी बात समझ में आई हो, आपको हमारी बात समझ में आई हो। तो इस तरीके से हम लोग कंटिन्यूएशन में बात करेंगे, आप इस तरह से हमारे बात समझ पाएंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये तो बात रही कि कोई एग्रीगेट फ्लैकी कब कहलाता है, इलोंगेटेड कब कहलाता है, ये तो सामान्य बात थी, ये हम लोग जाने। अभी इसका कंक्रीट पर प्रभाव पढ़ना है, लेकिन इससे इसके साथ साथ हमें एक और चीज पढ़नी है, और वो क्या है आप कहेंगे, तो वो क्या है, मैं उस बारे में अगर चर्चा करूं तो भाई वो बड़ा सामान्य है। क्या कि आईएस कोड के क्या रिकमेंडेशन है कि किसी अच्छी गुणवत्ता की कंक्रीट के निर्माण में फ्लैकी कण और इलोंगेटेड कण कितने प्रतिशत हो सकते हैं, ये बड़ा जरूरी है। समझ पा रहे हैं? अच्छा, आप लोग कुछ कमेंट भी कर रहे हैं, क्या कमेंट कर रहे हैं, मैं आपके कमेंट भी पढ़ लूं, ठीक है। हाँ, जीके वर्मा कह रहे हैं सर फ्लैकी का वेट कैसे निकालेंगे, अभी तो बताया था बाबू सर, कंक्रीट बनाते टाइम फ्लैकी एंड इलोंगेटेड एग्रीगेट कितना परसेंट रख सकते हैं। हाँ बाबू, बस यही बताना है आपको। आप लोग को ग्रुप का लिंक मिला, कॉपी कर लीजिए ये लिंक और ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक। हाँ भाई, क्या चर्चा है कि कितना परसेंट रख सकते हैं। तो अब अगली चर्चा अपनी जो है ना, वो है आईएस कोड के रिकमेंडेशन। और यहां नोट करके इस बात को एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से लिखिएगा, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण है ये शब्द, इतना महत्वपूर्ण है कि साहब इस शब्द के बिना बात नहीं चलने वाली। एग्जाम में एकदम हूबहू पॉइंट टू पॉइंट पूछे जाते हैं। तो पहला टर्म आता है आईएस 383 का पहला रिकमेंडेशन है, फर्स्ट रिकमेंडेशन, फ्लैकीनेस इंडेक्स, फ्लैकीनेस इंडेक्स and elongation index flackiness index and elongation index is not applicable
is not applicable for particle size less than 6.3 mm। पूछ रहे थे ना उस दिन 6.3 mm का होता है। लो सुनो, यही होता है। हाँ, क्या मतलब है इसका? इस रिकमेंडेशन का क्या मतलब है? 6.3 mm से छोटे कणों के लिए FI फ्लैकिनेस इंडेक्स और EI इलोंगेशन इंडेक्स हाँ लागू नहीं होता या EI नहीं निकालते हैं। लीजिए, पहला वर्ड समझ में आया कि 6.3 mm से छोटे पार्टिकल होंगे अगर, तो आपको फ्लैकीनेस इंडेक्स और इलोंगेशन इंडेक्स निकालने की आवश्यकता नहीं है। दिस इज द फर्स्ट रिकमेंडेशन, पहला रिकमेंडेशन है। मेरी बात आप लोग प्रॉपर समझ पा रहे हैं ना? क्यों मित्रों, बताइए, मेरी बात आप लोग प्रॉपर समझ पा रहे हैं? अगर प्रॉपर समझ पा रहे हैं तो हम नोट 2 पर चलेंगे, दूसरे पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट ये है कि एक अच्छी गुणवत्ता की कंक्रीट के निर्माण में फ्लैकीनेस इंडेक्स का मान 35 से 40% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 35 से 40% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दिस इज द सेकंड रिकमेंडेशन ऑफ IS 383। IS 383 आपसे यही कहता है कि फॉर अ गुड कंक्रीट फ्लैकीनेस इंडेक्स शुड नॉट बी मोर देन 35 to 40%। 35 to 40%, यही कहता है आपसे। अच्छा, इस बात को हम लोग लिख लेते हैं ना यार, नहीं तो भूल जाएंगे ना। लिख लेते हैं। फॉर अ गुड कंक्रीट, फ्लैकीनेस इंडेक्स should not be more than 35 to 40%। 35 to 40%, यानी एक अच्छी गुणवत्ता की कंक्रीट अगर आप बनाना चाहते हैं तो उस कंक्रीट के एग्रीगेट में फ्लैकीनेस इंडेक्स का मान 35 से 40% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर है तो वो एग्रीगेट अच्छी गुणवत्ता की कंक्रीट नहीं बनाएगा। बात समझ रहे हैं? बात समझ रहे हैं? बताएं सर। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? ठीक, चलिए, यानी हम यहां इसी बात को हिंदी में लिख दें यार, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे ना। एक अच्छी गुणवत्ता के कंक्रीट के लिए फ्लैकीनेस इंडेक्स ज्यादा नहीं होना चाहिए। कितने से? 35 से 40% से। लीजिए, यही बात को मैंने हिंदी में भी लिख दी है आपके लिए, ताकि आप हिंदी भी प्रॉपर समझते रहें। अंग्रेजी तो समझे, वो अच्छी बात है, हिंदी भी समझते रहें। अच्छा, ये बात तो है, ये कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इलोंगेशन इंडेक्स के लिए क्या कोई नियम कानून नहीं है क्या कि कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए? हाँ, इलोंगेशन इंडेक्स के लिए भी नियम कानून है। इलोंगेशन इंडेक्स शुड नॉट बी मोर देन, इलोंगेशन इंडेक्स ज्यादा नहीं होना चाहिए। कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए इलोंगेशन इंडेक्स? इसका कोई लिमिट नहीं है। हाँ जी। अच्छा, आप कहेंगे सर अभी तो बता रहे थे कि आप होना चाहिए, तो मैं कहूंगा देयर इज नो लिमिट फॉर इलोंगेशन इंडेक्स, तो तीसरा पॉइंट है हमारा, और ये पॉइंट पूछा जाता है। देयर इज नो लिमिट फॉर इलोंगेशन इंडेक्स। इलोंगेशन इंडेक्स के लिए कोई भी सीमा निर्धारित, देयर इज नो लिमिट प्रेस्क्राइब्ड सब छूट गया। देयर इज नो लिमिट प्रेस्क्राइब्ड फॉर इलोंगेशन इंडेक्स। IS कोड में इलोंगेशन इंडेक्स को लेकर कोई नियम कानून नहीं बताया गया कि इसके लिए क्या नियम कानून चलेगा, इसमें नहीं बताया गया है। मतलब हम यहां कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? इलोंगेशन इंडेक्स के लिए कोई सीमा
निर्धारित नहीं है। सीमा निर्धारित नहीं है इसका मतलब ये मत करना कि पूरा इलोंगेटेड पार्टिकल से ही बना दो, हाँ, ऐसा नहीं करिएगा। अच्छा तो फिर क्या करिएगा? अरे भाई इसके लिए आईएस कोड ने एक दूसरा रिकमेंडेशन दिया है, और वो रिकमेंडेशन ये है कि एक अच्छी गुणवत्ता की कंक्रीट के निर्माण में फ्लैकीनेस इंडेक्स और इलोंगेशन इंडेक्स, अर्थात फ्लैकी और इलोंगेटेड कणों की सम्मिलित प्रतिशत मात्रा 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये बात आपको सिखाई जाती है। सो हम नेक्स्ट बात को अगर लिखें, नेक्स्ट रिकमेंडेशन, आप लोग लिख पा रहे हैं ना? ऐसा तो नहीं छूट जा रहा है? बताइए, ऐसा तो नहीं छूट जा रहा है? बताएं मित्र, ऐसा तो नहीं कि छूट जा रहा है? अरे बताओ यार, तुम लोग जवाब नहीं देते हो, बहुत दिक्कत यही है। एक तो लाइव नहीं आते हो, दूसरा जवाब नहीं देते हो। हम दो बातों से तो बड़े परेशान हैं। एडमिशन मसला नहीं था, मसला था आपके साथ जुड़कर आपको पढ़ाना। एडमिशन तो लेते रहोगे, तुम पढ़ते रहोगे, कंटेंट जहां अच्छा मिलेगा मैं पढ़ाऊं, दुनिया में कोई पढ़ाए। मुझे सबसे ज्यादा आनंद कब आता है पता है? जब मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे साथ मेरे सामने जो बच्चा बैठा है, मेरे हर एक शब्द को समझे, समझ कर रिस्पॉन्स करे, और अगर उसके मन में कुछ संदेह रहता है तो पूछे। उसका डाउट मिटाने में, डाउट दूर करने में मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती है। लेकिन दिक्कत क्या है कि हम भी तुम लोग से कैसे ही जुड़े हैं, हाँ, लाइव ऐसे जुड़े हैं कि लग रहा है कि क्या ही बोले। अब तुम लोग के साथ हम लाइव तो जुड़े हैं, लेकिन उसका कोई बड़ा विशेष मतलब नहीं निकल पा रहा, क्योंकि आप लोग लाइव रहते ही नहीं, 2-4 लोग लाइव रहते हैं, और वो लोग कभी कभार जवाब देते हैं, वरना हालत यही है कि मुशायरे में जैसे पीछे गमले रखवा रखते हैं ना, कोई जवाब नहीं दे रहा है। चलो हाँ, कोई बात नहीं, आप लोग सीखिए, मैं तो आपके साथ हूं ही जब तक। मैं हर भरसक प्रयास करूंगा कि आपको सिखाऊं। तो आईएस कोड के 3 रिकमेंडेशन मैंने आपको पढ़ाए, फ्लैकीनेस इंडेक्स और इलोंगेशन इंडेक्स को लेकर। तुम लोग का कमेंट पढ़ने के लिए मुझे थोड़ा दूर तक जाना पड़ता है। हाँ ठीक है, नहीं सर लिख पा रहे हैं, लिख पा रहे हो? हाँ ठीक है। पंकज नहीं लिख पा रहे हो? पंकज लिखने में छूट रहा है तुम्हारा। देखो यार, लिखने में पंकज छूट जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि देखो ऐसा है ना, लाइव में ही जब आप पढ़ते तभी मजा आता है, और तभी आप सारी बात मेरी सुन समझ पाते हैं। मैं आज ये स्क्रीन सही करवा दूंगा। देखो यहाँ स्क्रीन लगी हुई है इस स्टूडियो में, यहाँ देखो, यहाँ स्क्रीन लगी हुई है ये, लेकिन अब ये स्क्रीन जो है चले तब ना, तो आज ये स्क्रीन चलना शुरू हो जाएगी आजकल में, तब हम लोग जो है वापस से कहानी का वो हिस्सा पढ़ पाएंगे जो आप लोग पढ़ना चाह रहे थे। चलिए ठीक, चले बात किया जाए। हाँ, लिंक नहीं आई सर। लिंक तो पहुंच गई ना भाई, लिंक तो भेज दिया है ऊपर कमेंट में, स्क्रॉल करके देखिए, कमेंट में ऊपर लिंक जा चुकी है। लीजिए, दोबारा भेज दिया, ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आइए, यहां तक बातचीत हम लोग कर लिए हैं, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। हो गई बात? पंकज लिखिएगा, अगर आप कहिएगा थोड़ा लेट, धीमे धीमे बात कर रहे हो, मैं और धीमे धीमे बात करूंगा, लेकिन लिखते रहिएगा, छूटे नहीं, क्योंकि कंक्रीट टेक्नोलॉजी ये एक तरह से कोड ऑफ कंडक्ट है। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब आप समझते हैं, मैं कोड ऑफ कंडक्ट इसलिए कह रहा हूं, कोड ऑफ कंडक्ट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें कोई भी नियम छोड़े तुम तो समझिए कि पनिशमेंट होनी है। समझ गए? इसमें सारे नियम कानून का पालन करना है, और हर नियम कानून आईएस कोड से बंधा हुआ है, तो आप उसके बाहर नहीं जा सकते। इसलिए आईएस कोड को भली भांति सीखने और समझने के लिए आपको मेरी हर एक बात लिखनी पड़ेगी, और मैं यहां जितनी बातें करता हूं दैट्स ऑल आर फ्रॉम इंडियन स्टैंडर्ड कोडल प्रोविजंस। हर एक शब्द आईएस कोड से आपको मैं बताता चलता हूं। मुझे 10 साल हो गए कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ाते हुए, 10 साल होने को है, लेकिन 10 साल में लड़का मुझसे कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ने से डरता है। उसकी 2 वजह है। एक तो मैं सारा कंटेंट बताता हूं, वो चाहता है गुरुजी वो बता दो जल्दी से, जो एग्जाम में तुरंत आ जाए, देखते ही हो जाए। अब मेरे साथ ऐसा नहीं होता यार, मैं बिना पूरा पढ़ाए मैं घर जाके सुकून से सोना चाहता हूं।
मेरे साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है पता है? काम के समय जी जान से काम करना चाहता हूं, लेकिन काम के बाद जब अपने घर जाऊं तो काम का बोझ घर ना लेके जाऊं। इसका मतलब क्या है कि घर जाने पर एक अच्छी नींद आए और यह सोचकर कि आज मैंने अच्छा पढ़ाया, मेरे बच्चे जो है जो सामने बैठे थे वो मुझसे संतुष्ट रहे और मेरे काम से प्रभावित रहे, और वह इनके जीवन में एक पॉजिटिव बदलाव लाएगा। लेकिन अगर किसी दिन मेरा क्लास अच्छा नहीं चला, मैं घर जाता हूँ, सच में बताऊं सही से नींद नहीं आती है, लगता है कि दिन में कोई चीटिंग कर ली है हमने। हाँ, और हम चीटिंग करने लायक है नहीं, हम चीटिंग कर नहीं पाएंगे। बात समझे हमारी? आओ यहां चलते हैं, ये फोर्थ पर चलते हैं। फोर्थ रिकमेंडेशन, हाँ, फ्लैकी एंड इलोंगेटेड एग्रीगेट मस्ट नॉट बी मोर देन 10 to 15% कंक्रीट। क्यों भाई? तो हम क्या बोलेंगे? फ्लैकी एंड इलोंगेटेड aggregate must not be more than 10 to 15% for production of a good concrete. A good concrete. A good concrete यानी एक अच्छी गुणवत्ता की कंक्रीट के निर्माण में फ्लैकी और elongated कणों की मात्रा की सम्मिलित मात्रा लिख देती है कि सम्मिलित मात्रा 10 से 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर दोनों को मिलाकर बात करोगे ना तो 10 से 15%। अगर सिर्फ एक की बात कर रहे थे, किसकी? फ्लैकी, तब वो फ्लैकी 35 से 40% तक चल जाता है, लेकिन इन दोनों की सम्मिलित मात्रा की बात करो 10 से 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये कुल 4 रिकमेंडेशन आईएस कोड ने फ्लैकी और इलोंगेटेड कणों को लेकर दिया है। अब हमारा जो सवाल था, हम लोग तो ये पढ़ रहे थे कि प्रभाव क्या पड़ेगा, क्या कह रहे हो पंकज? सर जो आप नोट्स की पीडीएफ व्हाट्सएप पे दिए हैं, क्या सभी कंटेंट सेम है? नहीं बाबू, नोट्स लिखकर नहीं पढ़ा पाते, देखो नोट्स जैसा नहीं पढ़ा पाते। अच्छा, ये जो योगेश जी है ना, आपके लिए सलाह है, योगेश जी ऐसा करिएगा, आप उसको कॉपी कर लीजिएगा और कॉपी करके गूगल पे सर्च करिएगा तो आपको उस ग्रुप में सीधा पहुंचा देगा, ठीक है? देखो पंकज, मेरी बात सुनो, होता क्या है, मैं जितनी क्लासेस में पढ़ाता हूँ, किसी क्लास में पढ़ाई हुई नोट्स होगी, अभी लखनऊ में शायद पढ़ाया था तब की नोट्स है वो ना। तो होता क्या है, या मेरे खुद की पुरानी वाली कोचिंग के नोट्स होंगे, तो होता क्या है, हमेशा कंटेंट अपडेट करते रहना पड़ता है। मैं जितनी बार पढ़ाता हूँ कंटेंट उतना अपडेट होता जाता है। मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है पुराने पैटर्न पर ही बात कर रहा हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ नए कंटेंट ऐड ऑन होते जाएंगे। तो आप ऐसा मत करिएगा कि पुराना नोट सेम एज इट इज कॉपी कर लीजिए। वो तो विकल्प के रूप में आपको उपलब्ध कराया है कि अगर आपके पास प्रिंट आउट निकालना हो तो आप प्रिंट आउट उसका निकाल लीजिए, बाकी लिख लिख कर नोट्स इससे बनाइए, और कुछ फंस जाए तो उसमें पलट कर देख लीजिएगा, वरना ये क्लास की पीपीटी तो आपको मिलती ही है। ठीक, तो आप कोशिश कीजिए कि लैंग्वेज के लिए आप जो है ऐसे चल लीजिएगा, ठीक है? चले हम लोग आगे बात करें। तो ये रिकमेंडेशन था, हमने रिकमेंडेशन पढ़ लिया कि फ्लैकी और एलोंगेटेड कणों के लिए क्या रिकमेंडेशन हम लोग को मिला। अब हम आते हैं इस बात पर, मतलब किस पर? अब आते हैं हम लोग इस बात पर कि भाई इतना भी क्या फ्लैकी और एलोंगेटेड कणों को लेकर तुम परेशान हो? ऐसा ये लोग क्या कर देंगे भाई, कुछ बताओ, क्या समस्या है इनकी, इनसे तुमको काहे इतनी एलर्जी है? हाँ, कि फ्लैकी कण, एलोंगेटेड कण तुम यूज नहीं करना चाहते हो, बड़ी दिक्कत में हो, क्या बात है? और कहां से मिलते हैं ऐसे कण? हाँ, कैसे बनते हैं, इनका निर्माण कैसे होता है? तो इस बारे में थोड़ी चर्चा करनी होगी। अब चलिए थोड़ी बातचीत करते हैं।
और बातचीत का पहला अध्याय यहीं से शुरू होगा। क्या कि जब हम बात करें, बात ध्यान से सुन लीजिएगा, जब भी हम बात करें, जब भी कभी हम बात करेंगे तो फ्लैकी और इलोंगेटेड कण जो हैं, जो भी फ्लैकी और इलोंगेटेड पार्टिकल हैं, ये फ्लैकी और इलोंगेटेड पार्टिकल, इनका सतही एरिया राउंडेड से ज्यादा होगा, एंगुलर से भी ज्यादा होगा, सरफेस एरिया ज्यादा होगा। पतले होंगे, चपटे होंगे, लंबे होंगे तो सरफेस एरिया तो ज्यादा आना ही है। सरफेस एरिया ज्यादा होगी तो ये, हाँ इधर समझो, सेम वर्केबिलिटी के लिए वाटर रिक्वायरमेंट ज्यादा दिखाएंगे, ज्यादा पानी डालना पड़ेगा, और ज्यादा पानी डालेंगे तो स्ट्रेंथ तब तो कम होगी ही होगी। और ये कण अच्छे से बॉन्ड भी नहीं बनाते, कंक्रीट को कॉम्पैक्ट भी नहीं होने देते प्रॉपर। तो ये कण एक तो वर्केबिलिटी भी नहीं देते, दूसरा स्ट्रेंथ भी नहीं देते। इसीलिए ये कण, इनसे बचने का हम लोग को बताया जाता है कि भैया इनसे बचिए। तो आप यहां इस बात को कहिए, क्या कहिए, फ्लैकी और एलोंगेटेड कण। मैं एक ही लाइन हिंदी में लिख दूं चलेगा? फ्लैकी और मिक्स लैंग्वेज में, फ्लैकी और elongated कण, फ्लैकी और elongated कण या एग्रीगेट कांस्टेंट वाटर सीमेंट रेशियो पर वर्कबिलिटी और स्ट्रेंथ दोनों ही कम प्रदान करते हैं, दोनों ही कम देते हैं, दोनों ही कम देते हैं। ना तो ये स्ट्रेंथ प्रॉपर देते हैं, ना प्रॉपर वर्केबिलिटी देते हैं, दोनों के साथ समस्या है। इसीलिए इनके प्रयोग से बचना चाहिए। अब किसी के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर ये दोनों कैसे कम दे सकता है? हमने कहा भैया होता ऐसा है कि फ्लैकी पार्टिकल ऐसे चपटे चपटे होंगे, तो चपटे होंगे तो जब आप देखेंगे इसके ऊपर कॉन्टैक्ट एरिया ज्यादा मिलेगा, तो जब इनको धकेलेंगे ना तो बल ज्यादा लगेगा, प्लेस करने में बल ज्यादा लगेगा। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, पानी की मात्रा बढ़ाएंगे। पानी हमने कहा कांस्टेंट है तो वर्केबिलिटी कम मिलेगी। और दूसरा, जब ये पार्टिकल प्लेस हो जाते हैं ना तो इजीली कॉम्पैक्ट भी नहीं होते, और कॉम्पैक्ट भी नहीं होते तो भैया समस्या क्या आती है? सबसे बड़ी समस्या और चुनौती जो हमको देखने को मिलती है कि ये दोनों स्ट्रेंथ को भी कम देते हैं, वर्केबिलिटी को भी कम देते हैं। वाटर सीमेंट रेशियो कांस्टेंट रखें तब भी, इसीलिए इनका प्रयोग नहीं करते हैं। एक सवाल आपसे कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में, मैं उस सवाल पर चलना चाह रहा था। वो सवाल ये है कि ऐसे जो एग्रीगेट हैं जिनको आप फ्लैकी और इलोंगेटेड कह रहे हैं, ऐसे एग्रीगेट कहां से मिलते हैं? तो ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, फाउंड फ्रॉम, कहां से प्राप्त होते हैं? लैमिनेटेड रॉक और स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। जब परतदार चट्टानों को हम तोड़कर, परतदार चट्टान समझते हैं ना, लैमिनेटेड रॉक मतलब परतदार चट्टान, परतदार चट्टानों को तोड़कर प्राप्त होते हैं या तोड़ने पर प्राप्त होते हैं, तोड़ने पर प्राप्त होते हैं। तो भाई बात समझो कि जब ऐसे एग्रीगेट की आप चर्चा करेंगे ना, फ्लैकी और इलोंगेटेड, तो परतदार लैमिनेटेड रॉक्स जो है ना उनको तोड़ेंगे तो भैया परतों के रूप में छोटे छोटे, हाँ लंबे लंबे पार्टिकल्स के रूप में ही टूटेंगे, तब कहिएगा कि परतदार चट्टानों को तोड़ने पर इस तरह के पत्थर यानी इस तरह के एग्रीगेट प्राप्त होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये बात समझ आई होगी। जब ये आ गई तो अब मुझे दो बात लिखानी है, इस पूरी कहानी का सारांश लिखना है। सारे एग्रीगेट समझ गए? सारे, हाँ, राउंडेड, सब राउंडेड, एंगुलर, फ्लैकी इलोंगेटेड और क्यूबिकल। क्यूबिकल एग्रीगेट आइडियल होता है, उसे बनाना बड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए अभी हम उसका प्रयोग नहीं करते। लेकिन प्रैक्टिकली आइडियल हम किसे मानते हैं? एंगुलर को मानते हैं, इसीलिए हम एंगुलर एग्रीगेट का कंक्रीट के प्रोडक्शन में प्रयोग करते हैं। ठीक, समझ गए बात? अच्छा, अब एक पूरी कहानी का सारांश जो है उस सारांश पर हम आते हैं, और उस सारांश को हम ऐसे लिखेंगे, स्पेशल नोट, स्पेशल नोट। एक विशेष नोट डालिए और इस विशेष नोट में सारी कहानी लिखिएगा। अभी तक का जो भी आपने कहानी पढ़ी, उस कहानी से आपको दो सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला सवाल ये बनता है कि भाई
ये बात यही लिख लीजिए, एट कांस्टेंट W/C, वाटर सीमेंट रेशियो कांस्टेंट है, W/C रेशियो, जब तक रेशियो ना लिखूं तब तक आप लोग मानते ही नहीं कि रेशियो है, एट कांस्टेंट W/C, एकदम कांस्टेंट वाटर सीमेंट रेशियो पर। तुम थोड़ा सोचो वर्कबिलिटी का क्या क्रम होगा, वर्कबिलिटी ऑर्डर क्या क्रम होगा वर्कबिलिटी का। आप देखो कि वाटर सीमेंट रेशियो कांस्टेंट रखो तो सबसे ज्यादा वर्कबिलिटी कौन देता है, राउंडेड देता है। कौन देता है, राउंडेड। इससे कम कौन देता है, सब राउंडेड। इससे कम कौन देता है, एंगुलर। और इससे भी कम कौन, फ्लैकी एंड इलोंगेटेड। इलोंगेटेड। लो साहब, तो हम एक चीज यहां देख पा रहे हैं कि हमारा जो क्रम है वर्कबिलिटी का, सॉरी वर्कबिलिटी का ऑर्डर, सबसे ज्यादा वर्कबिलिटी वाला कौन है, तो यहां से पता चल पाया कि भैया वर्कबिलिटी की बात करबो सबसे ज्यादा वर्कबिलिटी किस में आता है, राउंडेड में आता है, फिर सब राउंडेड में आता है, फिर किस में देखने को मिलता है, हाँ फिर किस में देखने को मिलता है हमको, हाँ तो पता चला कि ये है। तो सबसे ज्यादा वर्कबिलिटी राउंडेड में, इससे कम सब राउंडेड, इससे कम एंगुलर में, इससे कम फ्लैकी इलोंगेटेड में। ये क्रम वर्कबिलिटी का चलता है। अगर वाटर सीमेंट रेशियो कांस्टेंट रखे तो ये क्रम ही याद रखना होता है, एग्जाम में खूब पूछा जाता है, खूब पूछा जाता है। अच्छा दूसरी बात करो, स्ट्रेंथ का ऑर्डर थोड़ा देखें हम लोग, स्ट्रेंथ ऑर्डर, स्ट्रेंथ ऑर्डर, ये तो पहला था वर्कबिलिटी ऑर्डर, ये दूसरा है स्ट्रेंथ ऑर्डर। स्ट्रेंथ ऑर्डर की बात करो तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ कौन देता है, कौन सा एग्रीगेट, यू ऑल नो दैट कि सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ देने के लिए जो एग्रीगेट है वो आइडियल एग्रीगेट है, उस एग्रीगेट का नाम है क्यूबिकल। क्यूबिकल एग्रीगेट प्रोवाइड्स, क्यूबिकल एग्रीगेट प्रोवाइड क्या करता है, सर्वाधिक स्ट्रेंथ वही देता है। तो आप क्यूबिकल बताइए सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ कौन देता है साहब, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ देता है क्यूबिकल। कौन देता है, क्यूबिकल। इससे कम कौन देता है, एंगुलर। इससे कम कौन देता है, हाँ सब राउंडेड। कौन देता है, सब राउंडेड। और इससे भी कम कौन देता है, राउंडेड। और फ्लैकी और इलोंगेटेड की तो बात ही नहीं करनी, क्योंकि ये दोनों जो है थोड़े धोखेबाज टाइप के लोग हैं। ये कब धोखा दे दे, कब हाँ स्ट्रेंथ को घटा बढ़ा दे, अनप्रिडिक्टेड स्ट्रेंथ मिलती है। इसीलिए हम स्ट्रेंथ के क्राइटेरिया पर इन दोनों को हम कहीं बात ही नहीं कर रहे हैं इनकी। समझ गए। तो इस पूरी कहानी से जो आप कल से पढ़ रहे हैं, इस पूरी कहानी का ये दो सारांश निकल कर आया है। अब हमें बताएं आप लोग कि क्या इस कहानी को समझ पाए हैं, इस पूरे सारांश को समझ पाए हैं। समझ पाए हैं तो हम लोग थोड़ा अपने अगले पार्ट, अगले शब्द पर चलेंगे जो इन्हीं से संबंधित है, उसका नाम है एंगुलरिटी नंबर। बताएं भाई सभी लोग, अब परहेज नहीं होगा, अब दिक्कत नहीं होगा इनसे, इनके शेप से, साइज से, किसे एंगुलर कहें, किसे फ्लैकी कहें, किसे इलोंगेटेड कहें, अब इन लोग से क्या समस्याएं नहीं होंगी। चलिए, मुझे लगता है कि अब जो है आप लोग पूरी बात समझ पाएंगे। हमारे क्वेश्चन को प्रायोरिटी पर करिए, कल क्लास है। बताइए, आ गया सबको? अगर आ गया है तो हम अब अपनी अगली बात पर चलते हैं। ये स्पेशल नोट था, अब एक और स्पेशल नोट पढ़ते हैं। अब एक और स्पेशल नोट पढ़ते हैं, स्पेशल नोट 2, स्पेशल नोट 2। ठीक, स्पेशल नोट 2 चलेंगे, अब इस पर बात करेंगे। स्पेशल नोट 2 पे, स्पेशल नोट 2 क्या बताएगा, इसी की चर्चा थोड़ी हमें करनी है। ठीक, बात समझ गए? अच्छा, तो चलो थोड़ी बात करते हैं। एक बात बताओ यार तुम लोग हमें, और राजू श्रीवास्तव का एक डायलॉग नहीं है, हाँ कहता नहीं कि बम पहले हमारे पास धीरे से आए, फिर मुस्कुराए, फिर बोले हम बम हैं, फट लें,
तो हमने बोला एकदम से फटले। हाँ, एकदम से फटले मतलब क्या कहना चाह रहे हो सर जी, क्या सुना रहे हो? मैंने कहा देखो बात बड़ी साफ है। हमने कहा राउंडेड पार्टिकल है, तो तुम हमसे पूछोगे सर क्या एकदम परफेक्टली राउंडेड है या थोड़ा थोड़ा राउंडेड है? मैंने कहा एंगुलर है। आप कहोगे सर एकदम परफेक्टली एंगुलर है या थोड़ा थोड़ा एंगुलर है? हम कह रहे ये थोड़ा थोड़ा का क्या चक्कर है जी? हाँ, अरे लगभग राउंडेड है। परफेक्टली राउंडेड है या लगभग राउंडेड है, इन दोनों शब्दों में बड़ा अंतर है। इसी बात को डिफाइन करने के लिए हम यहां आपसे एक बात कह रहे हैं कि कोई एग्रीगेट कितना राउंडेड है या कितना एंगुलर है, इस बात को दर्शाने के लिए हम एक विशेष शब्द का प्रयोग करते हैं और शब्द को नाम देते हैं एंगुलरिटी नंबर। क्या नाम देते हैं? एंगुलरिटी नंबर। बात समझो, मजे की बात थी, ऐसे ही मैं तो रफ मजाक में बोल दिया। क्या कहूंगा कि किसी पार्टिकल की राउंडनेस या एंगुलरिटी दर्शाने के लिए हम एक विशेष शब्द का प्रयोग करते हैं, एंगुलरिटी नंबर कहलाता है वो शब्द। क्या कहलाता है? एंगुलरिटी नंबर। अब आप मुझसे कहेंगे सर आप कैसे बता सकते हैं कि ये थोड़ा थोड़ा राउंडेड है या पूरा ही राउंडेड है, परफेक्टली राउंडेड है? मैंने कहा भैया परफेक्टली राउंडेड होगा ना तो उसके भीतर परसेंटेज वाइज 33% एग्जैक्ट होगा, और अगर परफेक्टली एंगुलर होगा तो उसके भीतर परसेंटेज वाइज एग्जैक्ट 44% होगा। ये पार्टिकल्स अरेंजमेंट में आप लोग पढ़ते हैं सॉइल मैकेनिक्स में, क्यूबिकल एंड प्रिज्माइडल एरे नाम के टॉपिक में, क्यूबिकल एंड प्रिज्माइडल एरे नाम के टॉपिक में पढ़ते हैं आप लोग। तो आप बताएंगे कि कोई पार्टिकल अगर परफेक्टली राउंडेड है, परफेक्टली राउंडेड होने का मतलब है भैया उस पार्टिकल का परफेक्टली राउंडेड होने का तात्पर्य ही यही है क्या कि पार्टिकल कैसा होगा? पार्टिकल कैसा होगा? 33% वाइड उसके भीतर होगा, और अगर वाइड एग्जैक्ट 44% है, इसका मतलब पार्टिकल कैसा है? पार्टिकल कैसा है? परफेक्टली एंगुलर। अगर मान लो 34% वाइड है तो 34 है मतलब थोड़ा थोड़ा वो सब राउंडेड की तरफ जा रहा है। 35 हुआ तो सब राउंडेड ही है, 36 हुआ सब राउंडेड, 37 हुआ सब राउंडेड, लेकिन अब वो एंगुलर की तरफ जा रहा है। 37 के बाद 38 हुआ तो भी सब राउंडेड है, परफेक्टली सब राउंडेड होगा तब। लेकिन 38 के बाद 39 हुआ तो एंगुलर होने लगेगा, 39 के बाद 40 पे और एंगुलर होने लगेगा, 41 पे और एंगुलर, 42 पे और एंगुलर, 43 पे और एंगुलर, और 44 पहुंचते पहुंचते वो परफेक्टली एंगुलर हो जाएगा। मतलब आप हमसे ये कहना चाहते हैं कि द एंगुलरिटी और राउंडनेस ऑफ एन एग्रीगेट, एंगुलरिटी और राउंडनेस ऑफ एन एग्रीगेट, angularity or roundness of an aggregate is represented in terms of a specific parameter known as angularity number। क्या कहलाता है? angularity number। बात समझ आ रही है ना? हम क्या करें? angularity और roundness of an aggregate। सर वो मिल गया अपना ये केबल मिल गया, दे दीजिएगा इनको, आज सेट करा दीजिएगा, नहीं तो हम कमेंट पढ़ने वहां तक जाना पड़ता है। चलिए हम बात कर रहे थे स्पेशल नोट में। स्पेशल नोट क्या है? आप कहिए कि एंगुलरिटी और राउंडनेस, मैं पहले इसे अंग्रेजी में लिख दे रहा हूं फिर हिंदी में लिख दूंगा। एंगुलरिटी और राउंडनेस, एंगुलरिटी और राउंडनेस ऑफ एग्रीगेट is represented in terms of a special parameter, represented in terms of a special parameter is measured in terms of a parameter। अच्छा जीके तुम क्लास में बने हुए हो, तुम्हें आज हम एक नया जुगाड़ सिखाते हैं, वो स्लॉट टेस्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और तुम पार्टिकल को बता दोगे पार्टिकल एंगुलर है, राउंडेड है, सब राउंडेड है, फ्लैकी है, इलोंगेटेड है, यू कैन डिफाइन ऑल दैट। आप पूछोगे सर कैसे? हमने कहा चलो एक नया जुगाड़ सिखाते हैं तुमको कि कौन सा पार्टिकल राउंडेड है नहीं है, ये कैसे पता चलता है इसी एंगुलरिटी नंबर से। तो हम क्या करें? एंगुलरिटी और राउंडनेस ऑफ एग्रीगेट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ अ पैरामीटर known as angularity number, an एंगुलरिटी नंबर। क्या कहलाता है भाई? एंगुलरिटी नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एंगुलरिटी नंबर। अब इतनी बातचीत हमारी आपकी हो गई कि भैया हम इसे एंगुलरिटी नंबर कहेंगे, यानी कोई पार्टिकल कितना राउंडेड है या कोई कितना पार्टिकल क्या है, सब राउंडेड है, एंगुलर है, इसका पता कैसे चलता है? इसका मेजरमेंट हम करते हैं एक विशेष शब्द में, और उस शब्द का नाम है एंगुलरिटी नंबर। अब कई लोग मुझसे ये पूछेंगे कि एंगुलरिटी नंबर है क्या?
एंगुलरिटी नंबर है क्या, तो मैं यहां लिख रहा हूं विच रिप्रेजेंट परसेंटेज वाइड इन एग्रीगेट में कितना प्रतिशत रंध्रों की मात्रा है, यही परसेंटेज वाइड के पदों में हम एंगुलरिटी नंबर का मान ज्ञात करते हैं और फिर उसी के हिसाब से हम पार्टिकल को बताते हैं कि एंगुलर होगा, राउंडेड होगा, सब राउंडेड होगा, किस तरीके का होगा, हम यहीं से डिफाइन करते हैं। आपके दिमाग में ये बात आती है सर जी बताइए कैसे, इसी बात को हिंदी में लिख दूं पहले फिर उसके बाद चलता हूं ना। किसी एग्रीगेट या मिलावे के एंगुलरिटी और राउंडनेस को एंगुलरिटी नंबर के पदों में मापते हैं, जो एग्रीगेट के भीतर या एग्रीगेट में प्रतिशत रंध्रों की मात्रा दर्शाता है, प्रतिशत रंध्रों की मात्रा दर्शाता है। ऐसे हम लोग चलते हैं साहब। अब आपके दिमाग में आएगा सर अब ज्यादा हो रहा है, बताओ एंगुलरिटी नंबर कैसे हम निकालेंगे, हमको बताओ। मैं कहा चलो बताता हूं, ध्यान से सुनो, बात ध्यान से समझो। एंगुलरिटी नंबर की जो रेंज है, एंगुलरिटी नंबर की जो रेंज है, ये रेंज चलती है कहां से, 0 से लेके 11 तक। एंगुलरिटी नंबर को हम 0 से लेके 11 तक के पदों में दर्शाते हैं, मतलब संख्यात्मक मान में। एंगुलरिटी नंबर को कहां से कहां तक लिखते हैं, एंगुलरिटी नंबर का रेंज कहां से कहां तक चलता है, 0 से 11 तक। आप कहोगे हाँ सर। मैं कहा अगर परसेंटेज वाइड, इधर देखो, इफ परसेंटेज वाइड प्रतिशत मात्रा रंध्रों की किसमें, किसी एग्रीगेट में कितना परसेंट है, 33%। इसका मतलब जानते हो क्या है, इसका मतलब है एंगुलरिटी नंबर होगा 0। एंगुलरिटी नंबर क्या होगा, 0। लेकिन अगर परसेंटेज वाइड जो है ये भाई हो गया कितना, 44%, तो एंगुलरिटी नंबर जो होगा, एंगुलरिटी नंबर ये होगा 11। कितना होगा, 11। आप कहोगे सर क्या बोल रहे हो, मका देखो एग्जैक्टली राउंडेड पार्टिकल में 33% एग्जैक्ट वाइड होता है, तो भैया एंगुलरिटी नंबर 0 का मतलब है पार्टिकल राउंडेड। 34, 35, 36, 37, 38 और एंगुलर पार्टिकल्स में क्यूबिकल एरे में चलता क्या है, क्यूबिकल और प्रिज्मोइडल में क्या चलता है, तो आप ये निकालते हैं तो आपको पता है कि 44% आता है। अब आप कहेंगे सर किसी पार्टिकल का मान लीजिए एंगुलरिटी नंबर 3 दिया है, तो इसका मतलब पार्टिकल कैसा होगा। मैं कहा चलो इसके लिए एक स्केल बनाते हैं और उस स्केल से समझते हैं हम लोग, एक स्केल बनाते हैं फिर उस स्केल के माध्यम से समझेंगे हम लोग। चलो यहां ले चलते हैं इसको, हाँ ठीक है, चलिए एक स्केल बनाते हैं हम लोग ना, अच्छा काम करेंगे, स्केल बनाएंगे ना। आइए स्केल बनाते हैं, दिस इज अ स्केल, ये लो। इस स्केल पर कहानी कहां से शुरू होगी, यहां से, यहां खत्म। हम ऊपर जो है, ऊपर देखो, ऊपर हम लिख रहे हैं एंगुलरिटी नंबर, क्या लिख रहे हैं, एंगुलरिटी नंबर। ऊपर हम लिख रहे हैं एंगुलरिटी नंबर और नीचे की तरफ हम लिख रहे हैं, देखो बात ध्यान से समझो, ऊपर की तरफ क्या लिख रहे हैं, एंगुलरिटी नंबर लिख रहे हैं, ये देखो इधर की तरफ, और नीचे की तरफ क्या लिख रहे हैं, परसेंटेज वाइड। चलो परसेंटेज वाइड मान लो 33% है, तो एंगुलरिटी नंबर कितना हुआ, 0। 34% है, एंगुलरिटी नंबर कितना हुआ, 1। ठीक, 35% है, 36% है, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 एंड 44%। थोड़ा एंगुलरिटी नंबर लिखो तो,
एंगुलरिटी नंबर इसके लिए लिखोगे 0, इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। लो लिख लिया साहब। बात समझो ध्यान से। किसी पार्टिकल का हमने क्या करना है, किसी एग्रीगेट का, अगर आपको जिस एग्रीगेट का पता करना है कि वह किस टाइप का है, एंगुलर है, राउंडेड है, सब राउंडेड है, तो आप उस एग्रीगेट के भीतर परसेंटेज वाइड निकाल लो। आपको कैसे निकालेंगे अभी मैं सिखाऊंगा आपको। ठीक, क्या निकालो? परसेंटेज वाइड। और उस परसेंटेज वाइड को मान लो किसी एग्रीगेट में परसेंटेज वाइड आ गया कितना, इधर देखो परसेंटेज वाइड आ गया कितना, 37। 37 का मतलब एंगुलरिटी नंबर 4 आएगा। एंगुलरिटी नंबर 4 का मतलब है, ये देखो आपको पता है कि भैया राउंडेड पार्टिकल जो होते हैं, ये देखो यहां राउंडेड पार्टिकल जो होते हैं उनके भीतर परसेंटेज वाइड कितना होता है? 33 से 35% होता है। कितना होता है? 33 से 35 राउंडेड में। इधर चलो, सब राउंडेड में कहां तक जाता है? 38% तक। और फिर एंगुलर में कहां तक जाता है? 44 तक। तो ये रहा एंगुलर। ये क्या हो जाएगा? एंगुलर। इधर देखो सब राउंडेड। तो आप एक काम करो ना, परसेंटेज वाइड पता करो, और परसेंटेज वाइड पता करके तुम्हारा काम हो जाएगा। कैसे? परसेंटेज वाइड अगर किसी एग्रीगेट के भीतर परसेंटेज वाइड आ रहा है, मान लो साहब, मान लो कि परसेंटेज वाइड कितना आ रहा है, एग्जैक्टली कितना आ रहा है, इधर देखो 35% आ रहा है, तो मतलब पार्टिकल कैसा हुआ? उसका एंगुलरिटी नंबर 2 होगा। पार्टिकल कैसा होगा? राउंडेड होगा, क्योंकि भैया 35 तक तो राउंडेड होता है। 35 से 38 तक सब राउंडेड, 38 से 44 तक एंगुलर। कल बताया था। तो क्या ये कहानी समझ में आई कि एंगुलरिटी नंबर कैसे पता करते हैं? एंगुलरिटी नंबर क्या है, इसका महत्व क्या है? एंगुलरिटी नंबर किसी पार्टिकल के एंगुलर होने या क्यूबिकल होने को, सॉरी, राउंडेड होने को दर्शाता है कि पार्टिकल कितना राउंडेड है या कितना एंगुलर है। जैसे यहां देखो 34% वाइड आया ना, इसका मतलब ये परफेक्ट राउंडेड नहीं है। परफेक्ट राउंडेड का तो 0 आता है। बात समझ गए? परफेक्ट नहीं, थोड़ा सा राउंडेड कम है। इधर देखो 2 आया, इसका मतलब क्या है? बहुत कम राउंडेड है, लेकिन कहा जा सकता है हाँ राउंडेड है। लेकिन अगर 3 आ गया ना, तो इसका मतलब क्या है? परसेंटेज वाइड 36%, इसका मतलब क्या है कि भैया राउंडेड नहीं है, इस सब राउंडेड पार्टिकल है। समझ में आई कहानी? मुझे बताइए ये पूरी कहानी समझ में आई या नहीं? अगर आ गई हो तो बढ़िया, तब हम आगे चलें, ना आई हो तो हम फिर से समझाएं, फिर आगे चलें। बताएं मित्रों, बताएं। एक बार जितने लोग लाइव बने हुए हैं वो बताएं, तो हम आगे चलेंगे। बताएं आप लोग, मैं आपके जवाब का वेट कर रहा हूं। आपको क्या ये समझ में आ गया? चलिए आ गया तो अब एक काम करते हैं। इस पर एक न्यूमेरिकल आया था इंजीनियरिंग सर्विसेज में लास्ट ईयर, और उसका जवाब केवल यूट्यूब पर एक टीचर ने सही दिया था। पूरे यूट्यूब की बात कर रहा हूं मैं, पूरे यूट्यूब पर केवल एक टीचर ने दिया था, बाकी सबने गलत कराया था। सबने गलत कराया था, केवल एक टीचर ने सही जवाब दिया था। मैंने भी वो क्वेश्चन देखा, मैंने भी उसका वीडियो देखा, लेकिन जितने लोग सोल्यूशन कराए सबने सोल्यूशन गलत दिया। केवल एक टीचर ऐसा था जिसने सही जवाब दिया था। तब भाई ऐसे टीचरों की तो इज्जत करनी चाहिए। गलत जवाब से अच्छा है कि आप जवाब मत दीजिए। एग्जाम्पल 1, चलिए आपसे एंगुलरिटी नंबर निकालने को बोला है और कहा है कि भाई पार्टिकल के हाँ शेप पर कमेंट कीजिए कि शेप कैसा होगा। यही आपसे पूछा है। पहले मैं प्रश्न लिख दूं, कुछ लोग करते रहे, फिर आपके कमेंट पढ़ लूंगा, जो जो भी कमेंट आप कर रहे हैं। ठीक है, चले तो लिखा जाए। हाँ भाई लिखते हैं, और हम सीखते हैं कि कैसे निकालते हैं। हम सीखेंगे कि कैसे निकालते हैं। प्रश्न है बड़ा सिंपल सा, मैं क्वेश्चन मुझे याद तो है नहीं, रुको मैं देख ही लेता हूं क्या लिखा है। एक मिनट, हाँ चलिए। तो क्वेश्चन क्या है बाबू लोग? क्वेश्चन जो है वो बड़ा सिंपल है। हाँ क्या कह रहे हैं? द वेट ऑफ द वेट ऑफ
द वेट ऑफ अ कोर्स एग्रीगेट having specific gravity 2.65 is having specific gravity 2.65 is 5247 gram 5247 gram which is completely filled in a cylinder having volume 0.0003 मीटर क्यूब, यही लिखा है जी, हाँ 0.0003 मीटर क्यूब, सॉरी 00 है, हाँ क्या है 003 मीटर क्यूब, 0.003 मीटर क्यूब, 0.003 मीटर क्यूब, ठीक 0.003 मीटर क्यूब। फाइंड एंगुलरिटी नंबर, यहां लिखा है व्हाट विल बी शेप ऑफ एग्रीगेट एंड व्हाट इज एंगुलरिटी नंबर, दोनों बताना था, शेप भी बताना था और एंगुलरिटी नंबर भी बताना था, शेप भी बताना था और एंगुलरिटी नंबर भी बताना था, दोनों बातें हैं आपके सामने। प्रश्न को मैं हिंदी में लिख देता हूं, एक कोर्स एग्रीगेट जिसका भार एक कोर्स एग्रीगेट जिसका भार 5247 ग्राम और विशिष्ट गुरुत्व 2.65 है, 0.003 मीटर क्यूब आयतन वाले सिलेंडर में आयतन के सिलेंडर में पूरा भरा है, तो एग्रीगेट का आकार और एंगुलरिटी नंबर ज्ञात करें, आकार और एंगुलरिटी नंबर ज्ञात करें। दिस इज द क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन के लिए मैं यहां बातचीत कर रहा हूं। प्रश्न यही है, ये प्रश्न आया हुआ है और पूरे यूट्यूब में केवल एक टीचर ने इस प्रश्न को सही से कराया था, केवल एक टीचर ने, बिलीव मी, सिंगल टीचर जो था उस केवल उन्होंने सही कराया था। अब आप में से कितने लोग इस प्रश्न को किए हैं मुझे थोड़ा बताएं, कितने लोग इस प्रश्न को किए हैं और कर पाएंगे, बताएं दोस्तों, बताएं कितने लोग कर पाएंगे। बताएं। अब आपका कमेंट क्या है, किसका कमेंट है, जीके वर्मा का, सर 44 से ज्यादा होगा तब, 44 से ज्यादा होगा तब अगर बात करिए ना तो फ्लैकी इलोंगेटेड में चला जाता है पार्टिकल, ठीक, फ्लैकी और इलोंगेटेड की तरफ चला जाता है, इसीलिए मैंने कहा था कि परसेंटेज वाइड से ही हम सारा मामला पता कर सकते हैं। तो आइए यहां चर्चा करते हैं, सोल्यूशन पर चलते हैं। सोल्यूशन पर चले तो कैसे पता करें, क्या तरीका है, मैंने कहा ये तरीका सॉइल मैकेनिक्स में तुम लोग परसेंटेज वाइड निकालने का पढ़ते हो, भले तुम्हें याद हो ना हो, क्या पढ़ते हो, हाँ क्या पढ़ते हो, परसेंटेज वाइड कैसे निकाला जाए, किसी सॉइल में परसेंटेज वाइड कैसे निकालते हो तुम लोग। देखो यहां एक सिलेंडर है, दिस इज अ सिलेंडर, इस सिलेंडर का जो कुल वैल्यूम है, कुल वैल्यूम वो है 0.003 मीटर क्यूब, लीजिए यही वैल्यूम है 0.003 मीटर क्यूब।
इस सिलेंडर में यहां एग्रीगेट भरा हुआ है ऐसे, ये एग्रीगेट भरा है, कंप्लीटली भरा है, इसलिए बोल दीजिए कि भैया टोटल वैल्यूम जो है ना, कि टोटल वैल्यूम, दिस टोटल वैल्यूम, दिस टोटल वैल्यूम इज व्हाट, कितना होगा भैया 0.003 मीटर क्यूब। तो एक बात बताइए, क्या इस पूरे सिलेंडर में, पूरे सिलेंडर में इस सिलेंडर का भार कितना था, वेट कितना था, डब्ल्यू लिख लीजिए यहां, चलो डब्ल्यू कितना है, वेट कितना है 5247 ग्राम, और जो पार्टिकल भरा है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है 2.65। ठीक, अच्छा एक बात बताइए, क्या इस पूरे सिलेंडर में केवल और केवल एग्रीगेट एग्रीगेट है? नहीं सर, वाइड भी तो है। इसका मतलब ये जो वैल्यूम लिखा है, ये वैल्यूम, ये वैल्यूम सर, इसको इसको देखो, ये वैल्यूम कितने के बराबर होगा, ये टोटल वैल्यूम V बराबर वैल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वैल्यूम ऑफ वाइड, यही ना होगा जी। चलो समझ गए कि ये प्रश्न था। हमसे क्या पूछा है प्रश्न में, हमसे पूछा है व्हाट विल बी द एंगुलरिटी नंबर, और दूसरी बात हमसे पूछा है शेप बताइए क्या होगा। दो बातें पूछा है, इतनी बात को हम इधर कर लेते हैं, बाकी इस तरफ हम कुछ और कहानी लिखेंगे। यू ऑल नो दैट परसेंटेज वाइड बराबर क्या होता है, परसेंटेज वाइड बराबर क्या होता है जी, थोड़ा बताइए। परसेंटेज वाइड बराबर क्या होता है, वैल्यूम ऑफ वाइड टू द टोटल वैल्यूम ऑफ सॉलिड, यही कहेंगे कि टू द टोटल वैल्यूम होता है। क्या होता है परसेंटेज वाइड, प्रतिशत, परसेंटेज वाइड बराबर व्हाट, क्या होता है परसेंटेज वाइड, थोड़ा बताइए। अगर परसेंटेज वाइड को निकालना चाहें तो क्या होता है परसेंटेज वाइड, वी ऑल नो दैट परसेंटेज वाइड इज इक्वल्स टू वैल्यूम ऑफ वाइड टू द टोटल वैल्यूम, कुल आयतन, या ऐसे कह लो रंध्रों का आयतन और कुल आयतन का अनुपात। तो हम तो ऐसे ही लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, वैल्यूम ऑफ वाइड टू द टोटल वैल्यूम, यही ना होता है जी, मल्टीप्लाइड बाई 100, यही होता है। हाँ सर यही होता है। तुम्हारे पास ये है, अगर ये निकल जाए तो एंगुलरिटी नंबर आसानी से लिखा जा सकता है, क्योंकि परसेंटेज वाइड पता चलेगा, एंगुलरिटी नंबर सीधा लिख देंगे, हम लिख देंगे ना, और फिर शेप भी बता लेंगे। तो ये निकालने का चक्कर फंसा है गुरु, ये वैल्यूम ऑफ वाइड कैसे निकालें, वैल्यूम ऑफ वाइड। मेरे दिमाग में एक ख्याल है, तुम्हारे दिमाग में भी शायद यही चल रहा हो, कि तुम अगर ये सॉलिड का वैल्यूम पता कर लेते, ये पता कर लेते पहले, इसको निकालने का फार्मूला है ना सॉइल मैकेनिक्स में, ये पता कर लेते तो ये कुल आयतन में से इसको घटा देते तो ये वैल्यूम ऑफ वाइड अपने आप आ जाता, अपने आप आ जाता। क्या फार्मूला चलता है वैसे, क्या फार्मूला चलता है सॉइल मैकेनिक्स में इसको निकालने का, हाँ क्या फार्मूला चलता है, तो सॉइल मैकेनिक्स में इसको निकालने का फार्मूला वैल्यूम ऑफ वाइड, हाँ सॉरी वैल्यूम ऑफ सॉलिड, सिंस वैल्यूम ऑफ सॉलिड, या ऐसे लिख लो, नहीं याद है वैल्यूम ऑफ सॉलिड वाइड, नहीं याद है हमको, छोड़ो, हमको याद है स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर होता है, हाँ इधर देखो, वेट ऑफ पार्टिकल टू दी ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉलिड, वैल्यूम ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, लो इसकी डेंसिटी बटे वाटर की डेंसिटी, यही ना होता है जी, यही होता है। सॉलिड मैकेनिक्स में यही तो पढ़ के आए हो क्या, कि ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर वेट ऑफ पार्टिकल टू दी वैल्यूम ऑफ सॉलिड ओनली। अगर कुल निकालेंगे तो अपरेंट आता है, और यहां जो स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है वो ट्रू दिया है, इसका मतलब यही फार्मूला लगेगा, यही फार्मूला लगेगा। तो इस फार्मूले में तुमको ये दिया है, ये भी दिया है, ये भी दिया है, एक काम करिए, ये होगा 2.65, ये तो दिया था, वेट दिया है 5247 ग्राम, लेकिन ग्राम में नहीं रखा जा सकता क्योंकि नीचे वाला किलोग्राम में है, तो गुणे 10 की घात -3 डिवाइडेड बाई VS, हमको ये नहीं पता, डिवाइडेड बाई पानी वाला तो पता है ना 1000, लीजिए ये हमको इतना मिल गया, ये हमको इतना मिल गया, मिल गया, ये मिल गया। तो यहां से ये देखो, यहां मजल का ब्रैकेट लगा दो वरना भूल जाओगे कि कौन कौन था, है जी, हो गया। तो यहां से क्या तुम वैल्यूम ऑफ सॉलिड नहीं निकाल पाओगे, वैल्यूम ऑफ सॉलिड नहीं निकाल पाओगे, निकल जाएगा, कैसे निकलेगा, वैल्यूम ऑफ सॉलिड विल बी व्हाट, वैल्यूम ऑफ सॉलिड विल बी व्हाट, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना जी, कर लो मल्टीप्लाई भाई, और वैल्यूम ऑफ सॉलिड यहां से कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है, सभी लोग कैलकुलेट करेंगे, बताएंगे कितना आ रहा है,
कैलकुलेट कीजिए वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, कितना निकल के आएगा? अगर हम लोग चर्चा में बात करें तो कितना निकल के आएगा? 5247 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाई 2.65 मल्टीप्लाइड बाई 1000, कितना लिखेंगे? 5247 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाई 2.65 मल्टीप्लाइड बाई 1000। लीजिए निकाल लीजिए, और यहां से निकालेंगे तो आ जाएगा 0.00108, हाँ सॉरी 0.00198 मीटर क्यूब। चेक कर लीजिए क्या यही आ रहा है, क्या यही आ रहा है आप लोग का? चेक करिए, अगर यही आ रहा है तो इतनी बात तो हमारे सामने हो गई, इतनी बात हमारे सामने हो गई। अब हम क्या करें? ये तो हो गया, अब हम क्या करें? अब हमें क्या करना चाहिए? we all know that कि हमको क्या चाहिए? since वॉल्यूम ऑफ वाइड इक्वल्स टू टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, यानी कितना? 0.003 माइनस 0.00198 बराबर 0.00102 मीटर क्यूब। लो साहब, वाइड का वॉल्यूम आ गया, बस हो गया अपना काम। वाइड का वॉल्यूम आते ही, वाइड का वॉल्यूम जैसे ही आ गया, सिंस परसेंटेज वाइड बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ वाइड टू द टोटल वॉल्यूम, मतलब मल्टीप्लाइड बाय 100, मतलब पॉइंट, हाँ ऐसा लिखेंगे 0.00102 डिवाइडेड बाई 0.003 मल्टीप्लाइड बाई 100। निकाल के देखिए कितना परसेंट आ रहा है? एग्जैक्टली 34% लगभग लगभग आएगा, 34%। चेक करो, चेक करो, लाओ मैं भी चेक कर लेता हूं, तुम भी चेक करो, तुम भी चेक करो कितना आ रहा है। 0.00102 डिवाइडेड बाई 0.003, 34% एग्जैक्टली आ रहा है। 34% ही आ रहा है, इसका मतलब समझते हो एंगुलरिटी नंबर कितना होगा? एंगुलरिटी नंबर विल बी 1। और शेप क्या होगा? शेप क्या होगा? शेप होगा राउंडेड। क्या होगा? राउंडेड। लो भैया, तुम्हारा दोनों आंसर मिल गया केवल इस एक बात से। जीके तुम्हें ये बात समझ में आई कि एंगुलरिटी नंबर निकालकर भी हम, या परसेंटेज वाइड निकालकर भी हम, देखो शेप और एंगुलरिटी नंबर शेप पर कमेंट कर पा रहे हैं। तो ऐसा प्रश्न हमारे सामने आता है जो हमें करना होता है, जिस पर हमें बातचीत करनी होती, बताना होता है। बताइए साहब, समझ आ गया सबको? बताइए तो आगे चलेंगे। बताइए। ऐसा मत सोचना कंक्रीट में केवल थ्योरी थ्योरी है, यहां बहुत न्यूमेरिकल है और हर न्यूमेरिकल नियम कानूनों से बंधा हुआ है, समझ गए? और बढ़िया न्यूमेरिकल है यहां। बताइए, सबको आ गया? जी सर, बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अरे कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं ना बाबू, देखो ऐसा होता है ना, हमारी बात सुनो, ऐसा होता है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बात समझो। हमको बस क्या करना था? परसेंटेज वाइड पता कर लेना था। परसेंटेज वाइड निकालने का तरीका क्या था? हमें डेटा दिया था ना जी, ये देखो बता रहा है, भार बता रहा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी बता रहा है, आयतन बता रहा है, कुल आयतन, मतलब जब ये सब बता रहा है तो तुमको एको चीज तो निकालना था, क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकाल लेते, कुल में से घटा देते तो वाइड का वैल्यूम आ जाता, और वाइड का वैल्यूम आ जाता। परसेंटेज वाइड तुमको चाहिए, परसेंटेज वाइड क्या होता है? वैल्यूम ऑफ वाइड टू द टोटल वैल्यूम। निकाल लीजिए, और ये निकलते ही आपका काम हो गया। ऐसे निकलता है ये। अब बताइए आप लोग, क्या सबको समझ में आ गया? क्या सबको समझ में आ गया? चलिए आ गया तो हम आगे बात करते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक। शेप के आधार पर क्लासिफिकेशन यही समाप्त हो जाता है। शेप के आधार पर जितनी बातें करनी थी मैंने कर ली। अब हमारे आपकी चर्चा का जो अगला विषय है ना दोस्त, वो क्या है? अगला विषय क्या है हमारे आपके चर्चा का? जो अगला विषय है वो विषय क्या है? वो विषय क्या है? अगली बात में हम लोग चर्चा करेंगे किस बारे में? तो हम चर्चा करेंगे साहब
एग्रीगेट का क्लासिफिकेशन भार के आधार पर, किसके आधार पर करेंगे? भार के आधार पर। सो द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन विल बी बेस्ड ऑन वेट। चलिए अगला क्लासिफिकेशन करते हैं। तीसरा हुआ ना जी, क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट बेस्ड ऑन वेट। मतलब भार के आधार पर वर्गीकरण, भार के आधार पर मिलावे का वर्गीकरण लिख दीजिए, ज्यादा अच्छा है। भार के आधार पर मिलावे का वर्गीकरण। चलिए, तो भार के आधार पर क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं। भार के आधार पर जब भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं, हमारा जो एग्रीगेट है, एग्रीगेट ये भार के आधार पर जो आता है 4 प्रकार का देखने को मिलता है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। पहला जो है, दिस इज फर्स्ट वन, इसको बोलते हैं हम एक्स्ट्रा लाइट वेट एग्रीगेट। पहला तो यही है, द फर्स्ट वन। दूसरा जो आता है, द सेकंड वन, दूसरा, इसको बोलते हैं हम लाइट वेट एग्रीगेट। एग्रीगेट जो तीसरा देखने को मिलता है, द थर्ड वन, तीसरा, इसको बोलते हैं नॉर्मल वेट एग्रीगेट। एग्रीगेट एंड द लास्ट वन जो चौथा देखने को मिलता है, इसका नाम है, हाँ क्या बोलेंगे भाई? हैवी वेट एग्रीगेट। हैवी वेट एग्रीगेट। 4 प्रकार का ये एग्रीगेट हमें देखने को मिलता है। किसके आधार पर? भार के आधार पर। भार के आधार पर यही 4 प्रकार के एग्रीगेट हमें देखने को मिलते हैं। ठीक, एक तो एक्स्ट्रा लाइट वेट, दूसरा लाइट वेट, तीसरा नॉर्मल वेट, चौथा हैवी वेट। अब समस्या यहां है दोस्त, बात यहां है, किसी को कहना हो कि आपका भार कम है, किसी को कहना हो आपका भार ज्यादा हो, तो कोई एक मानक होना चाहिए। जैसे देखो क्या होता है, अस्पतालों में नया नया बच्चा जब पैदा होता है तो नर्स कहती बच्चा ओवर वेट है, कभी कभी कहती है कि अंडर वेट है। इसका क्या मतलब है? उसके पास एक ऐसा मानक है कि नवजात बच्चे का, अगर महिला क्या है वो फीमेल है तो वेट कितना होना चाहिए, मेल है तो कितना वेट होना चाहिए, कि स्वस्थ माना जाएगा, नॉर्मल माना जाएगा, सामान्य माना जाएगा। उसके पास कोई एक ऐसा आंकड़ा होगा। कंक्रीट में भी ऐसा आंकड़ा चलता है क्या, कि कब हम ओवरवेट बोलेंगे, कब हम अंडरवेट बोलेंगे। इसके लिए हम पहले नॉर्मल को समझें। अगर नॉर्मल समझ गए तो हम कंपेयर कर पाएंगे कौन ओवर होगा कौन अंडर होगा, आराम से कर पाएंगे ना। हाँ, तो मतलब हमको इन चारों एग्रीगेट में पहले पढ़ना पड़ेगा किसको? इस भाई साहब को, इसको नॉर्मल वेट को। जब तक इसे नहीं पढ़ेंगे तब तक हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि कौन ओवर है कौन अंडर है, और कौन एक्स्ट्रा लाइट वेट है, हम ये नहीं डिफाइन कर पाएंगे। सो सबसे पहला जो एग्रीगेट हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे कौन सा? नॉर्मल वेट एग्रीगेट। और सामान्यतः कंक्रीट में इसी का प्रयोग होता है, नॉर्मल वेट एग्रीगेट। सबसे ज्यादा सामान्य भार वाला मिलावा है जी, मैं यही पढ़ा रहा हूं। सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे हम लोग? नॉर्मल वेट एग्रीगेट। सामान्य भार मिलावा, सामान्य भार मिलावा, सबसे पहले हम लोग इसी को पढ़ेंगे। तो आगे चलकर हम डिफाइन कर पाएंगे कि ओवरवेट क्या है, मतलब हैवी वेट एग्रीगेट कौन है, लाइट वेट कौन है, और एक्स्ट्रा लाइट वेट कौन है। क्योंकि विशेष उद्देश्यों के लिए विशेष प्रकार के एग्रीगेट की जरूरत पड़ती है। मैं 1 मिनट के लिए आप लोग से ब्रेक लूंगा, 1 से 2 मिनट के, एक अति आवश्यक कार्य है।
और जिसे रोका नहीं जा सकता है। तो हम आते हैं, 1 मिनट का ब्रेक लेंगे, 1 मिनट में हम पुनः मिलेंगे, तब तक आप लोग लाइव बने रहिए। हाँ भाई, वापस आ चुके हैं हम। क्षमा प्रार्थी हैं आप लोग को 1 आध मिनट वेट कराने के लिए, लेकिन क्या करें। हाँ चले तो चला जाए, वापस शुरू करें हम लोग। नॉर्मल वेट एग्रीगेट, यहीं से कहानी शुरू करते हैं। हाँ, सो वी विल टॉक अबाउट नॉर्मल वेट। जी के क्या सवाल है आपका? सर, एक्स्ट्रा लाइट वेट 500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। नहीं भाई, 500 नहीं, 480। डेटा सही करो, 480 किलोग्राम। ठीक। अच्छा, लाइट वेट 1800, 1800 नहीं बाबू, 1760। नॉर्मल वेट 2300 से 2650 तक। हैवी वेट 2650 से ज्यादा जो भी हो वो हैवी वेट में ही माना जाता है। चलिए, डेटा सही कीजिए जीके, जीके डेटा सही कीजिए ना। चले हम लोग, ऑडिबल विजिबल हैं वापस दोबारा जुड़ने पे? ऑडियो वीडियो सही है, सब कुछ मुझे बता दीजिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहली बात करेंगे नॉर्मल वेट एग्रीगेट की। किसकी बात करेंगे? नॉर्मल वेट एग्रीगेट की। तो नॉर्मल वेट एग्रीगेट में हम लोग पहला सवाल, यहां पहला पॉइंट ये लिखेंगे, ये पॉइंट ना भी लिखो तो चलता है। नॉर्मल वेट एग्रीगेट्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस नॉर्मल वेट कंक्रीट। मतलब सामान्य भार वाली कंक्रीट अगर आपको बनानी है तो आप नॉर्मल वेट एग्रीगेट का प्रयोग कीजिए। जनरली हम यही कंक्रीट बनाते ही है, जनरली हम यही बनाते हैं। जानते हैं, हैवी वेट कंक्रीट बनाते हैं रेडिएशन शील्डिंग के लिए। मतलब जहां नाभिकीय विकिरण हो रहा हो, जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट हो कोई, हाँ, जहां न्यूक्लियर अब क्या चल रहा हो, चैन रिएक्शन चल रही हो भैया, वहां विकिरण को रोकने के लिए, रेडिएशन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं? हैवी वेट कंक्रीट का इस्तेमाल करते हैं। कहीं साउंड प्रूफिंग, हाँ, हीट प्रूफिंग, थर्मल इंसुलेशन का काम हो तो भाई इन जगहों पर हम किसका? लाइट वेट। कहीं केवल ऑर्नामेंटल वर्क है, कोई लोड वोड नहीं आ रहा, और हम चाहते हैं कि ना लोड आ रहा है नहीं कुछ, और ऑर्नामेंटल के साथ साथ साउंड और हीट प्रूफिंग भी चाहें, तो हम एक्स्ट्रा लाइट वेट यूज करते हैं। समझ गए? तो इस तरीके से हमें पता होना चाहिए। सामान्य कार्यों में सामान्य भार वाली कंक्रीट ही यूज होती है, लेकिन फिर भी हम ये बात यहां लिखेंगे कि नॉर्मल वेट एग्रीगेट आर यूज्ड टू मेक नॉर्मल वेट कंक्रीट। नॉर्मल वेट एग्रीगेट्स आर यूज्ड टू मेक नॉर्मल वेट कंक्रीट। हाँ, सामान्य भार वाली कंक्रीट बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सवाल ये आता है कि नॉर्मल वेट कंक्रीट का, हाँ, नॉर्मल कंक्रीट का वेट होता कितना है?
तो भैया अगर नॉर्मल पीसीसी है, इधर देखो पीसीसी है, तो इसका जो यूनिट वेट होगा, यूनिट वेट समझते हो, यूनिट वेट पीसीसी का वो होता है 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। और अगर आरसीसी है, आरसीसी, देन यूनिट वेट ऑफ आरसीसी लिया जाता है 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, यानी 2400 किलोग्राम पर मीटर क्यूब और 2500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यही नॉर्मल वेट कंक्रीट का, यही डेफिनेशन दिया जाता है। समझे बात हमारी? अच्छा, अब आइए मुद्दे पर, अब आइए मुद्दे पर। मुद्दा क्या है कि यदि किसी एग्रीगेट के 1 मीटर क्यूब का भार 2300 से 2650 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के मध्य है, तो वह एग्रीगेट नॉर्मल वेट एग्रीगेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नॉर्मल वेट एग्रीगेट। चलिए, तो हम यहां क्या कहेंगे? इफ weight of 1 meter cube of an aggregate is between 2300 से 2650 किलोग्राम, 2300 से 2650 हटा ही देते हैं इसको, हाँ 2300 से 2650 किलोग्राम, किलोग्राम, then it is termed as normal weight aggregate, then it is termed as normal weight aggregate। ठीक, मतलब क्या है? यदि किसी एग्रीगेट के 1 मीटर क्यूब का भार 2300 से 2650 किलोग्राम के मध्य हो, तो यह एग्रीगेट नॉर्मल वेट एग्रीगेट कहलाएगा। तो हम इस बात को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, हिंदी में लिख देते हैं ना, यदि किसी मिलावे के 1 मीटर क्यूब का भार 2300 से 2650 किलोग्राम के मध्य हो, तो इसे सामान्य भार मिलावा कहते हैं। ठीक, आई होप कि दोनों तरह के छात्र जो हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों लोग जो हैं, इससे संतुष्ट होंगे, किसी को कोई परहेज नहीं होगा। ठीक, अच्छा, क्लियर बात। चलो अब आते हैं, ऐसे मिलावे के उदाहरण बताइए कि कौन कौन से मिलावे इसके अंतर्गत आते हैं। एग्जाम्पल कभी कभी आपसे पूछता है कि नॉर्मल वेट एग्रीगेट का उदाहरण बताइए, लाइट वेट एग्रीगेट का उदाहरण बताइए, एक्स्ट्रा लाइट वेट एग्रीगेट का उदाहरण बताइए, हैवी वेट एग्रीगेट का उदाहरण बताइए, आपसे उदाहरण सबका पूछता है। तो एग्जाम्पल आपको याद रखनी होगी। जो नदियों से प्राप्त होती है बालू ना, उसका भी इसी रेंज में होता है। वैसे नदियों से प्राप्त बालू का 1650 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आता है, लेकिन जब बालू और गिट्टी दोनों को साथ मिला देते हैं ना, तो इसी रेंज में आ जाता है। समझ गए? तो यहां बात करें हम तो क्या बताएंगे? सैंड। कौन उदाहरण है? सैंड, ग्रेवल, क्रस्ट रॉक, सच एज ग्रेनाइट, क्वार्टजाइट, बैसाल्ट, ट्रैप, है जी, समझते हैं? अच्छा, ब्रिक बैलास्ट, समझते हैं? ब्रिक बैलास्ट समझते हैं ना भाई? तो ये सब जो हैं, और सैंडस्टोन, ये सब जो है ना,
क्या है, नॉर्मल वेट एग्रीगेट में आते हैं। किस में आते हैं, नॉर्मल वेट एग्रीगेट में। मतलब अगर जनरल बात करो तो हम लोग अगर यहां चले ना तो देखो एग्रीगेट का मतलब क्या है, फाइन एग्रीगेट सैंड के रूप में, हाँ, नदियों से आप प्राप्त करते, गड्ढों से प्राप्त करते हैं। कोर्स एग्रीगेट चट्टानों को टुकड़ों टुकड़ों में तोड़कर छोटे छोटे कड़ों में बैलास्ट बनाकर यूज करते हैं, तो वही कोर्स एग्रीगेट कहलाता है। तो यही लिखा है क्रस्ड रॉक सच एज, कौन कौन सी रॉक, ग्रेनाइट, क्वार्टजाइट, बैसाल्ट, ट्रैप, प्यूमिस नहीं, केवल बैसाल्ट, ट्रैप, हाँ जी, ब्रिक, बैलास्ट, सैंडस्टोन, ये सब जो है इनके छोटे छोटे रोड़ियां जब तैयार कर लेंगे तो ये रोड़ियां किस नाम से जानी जाएंगी, ये रोड़ियां जानी जाएंगी समझ गए। तो रोड़ियां किस नाम से जानी जाएंगी, रोड़ियों की बात करो तो भैया रोड़ियों का हिसाब किताब चलेगा, यही रोड़ियां जानी जाएंगी किसके नाम से, ब्रिक बैलास्ट के नाम से। अच्छा, जीके पूछ रहे हैं सर इफ कंक्रीट के लिए लेना हो वेट, भैया कंक्रीट के लिए वेट लेना हो ना तो कंक्रीट का वेट भी मैंने बताया, पीसीसी का कितना चलेगा, हाँ, पीसीसी का कितना चलेगा, तो 2400, और आरसीसी का 2500, तो वो तो मैंने आपको बता ही दिया ना। चले, तो ये सारे एग्रीगेट नॉर्मल वेट एग्रीगेट कहलाते हैं और सामान्य कंक्रीट इसी से बनाते हैं हम। तो यहाँ इस बात को मेंशन कर दे रहा हूं मैं कि सामान्यतः या सर्वाधिक इसी प्रकार का मिलावा प्रयोग होता है। हाँ, जनरली हम यही यूज करते हैं, जनरली हम यही वाला प्रयोग करते हैं, क्योंकि जनरली हमारे आपके घर पर जो कंक्रीट बनाते हैं ना, अब कौन रेडिएशन शील्डिंग हमारे आपके घर में जरूरत है, तो हम हैवी वेट का यूज नहीं करते, हम लाइट वेट या एक्स्ट्रा लाइट वेट का यूज नहीं करते, हम जनरली कौन सा करते हैं, हम जनरली इसी का इस्तेमाल करते हैं। तो आप बता दीजिए कि भैया ये सही है। ठीक, अब चर्चा का अगला विषय है अपना, उसका नाम है हैवी वेट एग्रीगेट। क्या है, हैवी वेट एग्रीगेट। हाँ, अधिक भार वाला मिलावा, ठीक है, अधिक भार वाला मिलावा। चलिए, तो अधिक भार वाले मिलावे पर पहले चर्चा कर लेते हैं, फिर लाइट वेट पर आ जाएंगे। ठीक, चलिए साहब बात करते हैं थोड़ी थोड़ी, बताइए ना आप ही लोग कुछ बताइए। किसे कहेंगे अधिक भार वाला मिलावा, तो मेंशन कीजिए, मेंशन कीजिए, क्या बोलिए, यहां से मेंशन कीजिए। यदि किसी मिलावे के 1 मीटर क्यूब का भार 2700 किलोग्राम से अधिक हो तो इसे हैवी वेट एग्रीगेट कहते हैं। मतलब अंग्रेजी में भी लिखना पड़ेगा, आप देखो ये बड़ा चक्कर है यार, लिखो, चलो अंग्रेजी में भी लिख देते हैं। हाँ, क्या लिखेंगे अंग्रेजी में, इफ वेट ऑफ 1 मीटर क्यूब of aggregate is more than 2700 kilogram, then it is termed as heavy weight aggregate. Then it is termed as heavy weight aggregate. तो ये कहानी हैवी वेट एग्रीगेट की है। 1 मीटर क्यूब का भार अगर कितने से ज्यादा हो जा रहा है, 2700 किलोग्राम पर मीटर क्यूब से ज्यादा हो जा रहा है, देन इट इज टर्म्ड एज हैवी वेट एग्रीगेट। ठीक, चलिए चलिए अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। एक और बात करनी है आपसे,
और वो बात ये है कि हैवी वेट एग्रीगेट का प्रयोग कहां करते हैं। तो हैवी वेट एग्रीगेट का प्रयोग करते हैं हैवी वेट कंक्रीट बनाने में। नेक्स्ट पॉइंट क्या, हैवी वेट एग्रीगेट आर यूज्ड टू मेक हैवी वेट कंक्रीट। which is used in radiation shielding structures, which is used in radiation shielding structures, रेडिएशन सील्डिंग स्ट्रक्चर्स। अच्छा, मतलब क्या है, मैंने आपसे ये कहा कि हैवी वेट एग्रीगेट जो हैं उनका प्रयोग हम हैवी वेट कंक्रीट बनाने के लिए करते हैं, और हैवी वेट कंक्रीट का यूज हम कहाँ करते हैं, रेडिएशन सील्डिंग में। ये सवाल पूछा गया है, इसका जवाब अधिकतर लोगों के पास नहीं था। आप जान लीजिए, यही जवाब आपको देना है। क्या, यहां मेंशन कीजिए, हैवी वेट एग्रीगेट का प्रयोग हैवी वेट कंक्रीट बनाने में करते हैं, और हैवी वेट कंक्रीट रेडिएशन सील्डिंग के लिए अपनाई जाती है। कहानी समझ गए, कहानी समझ गए? चलो, इतनी बात समझ गए हो तो अब अपने सामने जो मुद्दा आता है वो ये आता है कि भाई एक बात बताइए, हैवी वेट एग्रीगेट के दो चार उदाहरण बता दीजिए ना। हमको जानने का मन कर रहा है कि कौन कौन से हैवी वेट एग्रीगेट के उदाहरण हो सकते हैं। थोड़ा सा इस बारे में भी चर्चा करते हैं हम लोग। हाँ, हैवी वेट एग्रीगेट के उदाहरण। अच्छा, इसके बारे में चलते हैं एग्जाम्पल्स पर। एग्जाम्पल पर जानते हैं, कंक्रीट को हैवी वेट बनाने के लिए ऐसा नहीं है यही एग्रीगेट जो होता है ना, ग्रेनाइट का, बैसाल्ट का, यही डालते हैं, लेकिन इसके साथ हम कुछ अतिरिक्त पदार्थ डालते हैं जो उसका भार बढ़ा देगा। जैसे लोहे की छोटी छोटी गोलियां, आयरन सॉल्ट बोला जाता है उनको। क्या बोलते हैं आप? आयरन सॉल्ट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? आयरन सॉल्ट। तो पहला एग्जाम्पल क्या है साहब? आयरन सॉल्ट। आयरन सॉल्ट, हाँ, आयरन सॉल्ट समझते हैं ना? हाँ, लोहे की छोटी छोटी गोलियां। इन गोलियों को हम ऐसे नॉर्मल कंक्रीट बनाएंगे, समझ गए, और इस नॉर्मल कंक्रीट में हम इनको डाल देते हैं। बस अनुपात का ध्यान रखना होगा आपको। तो नॉर्मल कंक्रीट में इसको डाल दीजिए, वेट बढ़ जाएगा अपने आप, क्योंकि लोहे की छोटी सी गोली, अरे लोहे का यूनिट भार, 1 मीटर क्यूब का भार 50 किलोग्राम होता है, 7850 किलोग्राम। तो सोचो कि जब इसको डाल दोगे तो कंक्रीट का भार भी अपने आप बढ़ जाएगा। बात समझे? तो आयरन सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं। आयरन सॉल्ट का लोग तुमसे पूछते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है, तो मैं स्पेसिफिक ग्रेविटी आयरन सॉल्ट का लिख रहा हूं 6.8 से लेके 7 या 6.2 से लिख लीजिए, ज्यादा अच्छा है। 6.2 से 7.8 ये होता है इनका स्पेसिफिक ग्रेविटी। जी लिखने का मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब सोचो इनका प्रयोग हम करते हैं रेडिएशन शील्डिंग के लिए, ये डाले जाते हैं, ठीक। अच्छा, दूसरा उदाहरण कोई आपसे पूछे कि दूसरा बताइए, दूसरा उदाहरण कौन है? सेकंड उदाहरण, लोहे के अयस्क आते हैं, आप जानते हैं 5 अयस्क हैं। एक तो है कौन सा? हेमाटाइट, लिमोनाइट, हाँ, मैग्नेटाइट। ये अयस्क भी इस काम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आप बता सकते हैं कि साहब ये भी हम आप प्रयोग करते हैं, ये भी हम आप प्रयोग करते हैं। जीके तुम्हारा फिर से कुछ सवाल है, क्या है?
अच्छा सर, एक बुक में हैवी वेट कंक्रीट का रेंज 3400 से 4000 दिया है। हाँ, वो बुक मैं बता देता हूँ, उस बुक का नाम है डीवी गुप्ता। ठीक, उस बुक का नाम है डीवी गुप्ता, तो यही नाम है। आप उस बुक में ढूंढेंगे ना तो ये मिल जाएगा आपको, 3400 से 4000 बताता है वो। क्या करिएगा आप, 2750 से ज्यादा होने पर ही मान लीजिए कि वो क्या है, हैवी वेट है। 2750 से ज्यादा हुआ देन हैवी वेट हुआ, बात खत्म। दिमाग नहीं लगाना कि उसके बाहर कहां तक, उसके बाहर चाहे जितना हो जाए वो हैवी वेट हो जाएगा। ठीक, हाँ देखो जी सर, बढ़िया। चलिए चलिए, यहां बात हो गया। तो हम आयरन सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं। आयरन सॉल्ट के अलावा हम मैग्नेटाइट का यूज करते हैं, मैग्नेटाइट के छोटे छोटे टुकड़े। हाँ, लिमोनाइट यूज होता है, लिमोनाइट का यूज करते हैं, बैराइट का यूज करते हैं, गोएथाइट का यूज करते हैं, गोएथाइट का यूज करते हैं। गोएथाइट जानते हो क्या होता है, थोड़ा बताओ तो, गोएथाइट क्या है, गोएथाइट क्या है बताओ थोड़ा, और बैराइट इनके बारे में थोड़ा बताओ तो, थोड़ा इनके बारे में बताओ। गोएथाइट, बैराइट, लिमोनाइट, इन सब के बारे में थोड़ा बताओ तो। यहाँ ईटीसी लिख दीजिए। इतने सारे एग्जांपल्स हैं जिनका जिनका हम प्रयोग करते हैं। जैसे बैराइट बताया आपने, गोएथाइट बताया, हेमाटाइट बताया, लिमोनाइट बताया, मैग्नेटाइट बताया, लिमिनाइट एक आता है, उसका भी यूज करते हैं। हाँ, यहाँ लिख लीजिए, 5 के बाद 6, क्या, लिमिनाइट। बताइए ना ये सब क्या होते हैं। और हम हेमाटाइट का भी यूज करते हैं, तो हेमाटाइट होता है, हेमाटाइट नहीं होता, हेमाटाइट होता है। तो हम लिख लिए, इतने हो गए, इतने सारे उदाहरण हम इस काम के लिए यूज करते हैं, इतने सारे पदार्थों का हम लोग प्रयोग करते हैं एज अ हैवी वेट एग्रीगेट। और हैवी वेट एग्रीगेट ऐसा नहीं कि इन्हीं का बस कंक्रीट बनाएंगे इनमें सीमेंट मिला के, नहीं भाई, कंक्रीट वही बनाते हैं नॉर्मल वेट वाली, बस इनको हम अलग से मिला देते हैं। इसकी वजह से कंक्रीट का भार क्या होता है, वो बढ़ जाता है। समझ गए, तो कंक्रीट का भार बढ़ जाएगा इनको मिला देने से, तो हम मिला देते हैं। इतना कुछ खास बात इसमें है नहीं ना। अब अगला जो हमारा क्लासिफिकेशन है, मतलब अगला जो पार्ट है, उस पार्ट का नाम है क्या, लाइट वेट एग्रीगेट। क्या नाम है, लाइट वेट एग्रीगेट, अल्प भार मिलावा। ये है अपना तीसरा पार्ट, और इस तीसरे पार्ट से हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की चर्चा हम लोग करेंगे। अब आपके कुछ सवाल हो तो आप लोग पूछ लीजिए, हम फिर इसके बाद लाइट वेट पर चलेंगे, फिर बातचीत चलेगी। अरे भाई, इनमें सब नेचुरल है, आयरन सॉल्ट केवल आर्टिफिशियल था, जी के वर्मा, बाकी सब। अभी मैं ये भी क्लासिफिकेशन आपको पढ़ाऊंगा ना, आर्टिफिशियल और नेचुरल के बिहाफ पर भी आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा कि कौन सा आर्टिफिशियल होगा, कौन सा नेचुरल होगा। समझ गए, तो इसके हिसाब से भी हम आपको पढ़ाएंगे। तो परेशान इस बारे में तो हो ही मत कि कौन आर्टिफिशियल है कौन नेचुरल है। हम नेचुरल आर्टिफिशियल दोनों आपको अभी बताएंगे आगे चलकर। ठीक, अच्छा, कभी नाम ही नहीं सुने हैं, चलिए ठीक है, नाम नहीं सुने हैं तो हम इनके नामों की चर्चा आप लोग के साथ करेंगे। ठीक है, नामों की चर्चा कल हम लोग इन पर चलेंगे, सबके बारे में कल हम आपको IS 383 में पढ़ाएंगे। अच्छा, अगर नाम नहीं सुने ना तो एक काम करिएगा, मेरा एक छोटा सा काम मेरा करिएगा, आप लोग क्या ही अपना काम करेंगे, मेरा काम करिएगा ना। क्या काम करना है, IS 383 खोल लीजिएगा। कौन सा IS कोड, इधर देखो, IS 383 ये खोल लीजिएगा। कहाँ है भाई 383, ये है, ये देख रहे हैं, IS 383 ओपन कर लीजिएगा आज घर पे खाली टाइम में अपने फोन में। और यहां देखिए, यहां IS 383 ओपन करने के बाद यहां देखिए, हाँ यहां देखिए, IS 383 में हर प्रकार के एग्रीगेट के बारे में, यहां हर प्रकार के एग्रीगेट के बारे में लिखा है। डिलेटेरियस मटेरियल क्या होगा, कैसा होगा, एग्रीगेट कैसा होगा, क्या होगा, देखिए सारे एग्रीगेट के बारे में यहाँ इन्होंने पूरी कहानी लिख रखी है। और आप लोग जो पढ़ रहे हैं ना वो यहीं से पढ़ रहे हैं, कहीं अलग से नहीं पढ़ा रहा हूं मैं। ठीक, अच्छा, फिर भी मैं आपके लिए ये बताता हूं, देखो आयरन स्लैग क्या होता है, अभी ये भी यूज करेंगे हम। ग्रेनुलेटेड आयरन स्लैग क्या होता है, एज एग्रीगेट कैसे इस्तेमाल होता है, ये देखो, एयर कूल्ड आयरन स्लैग एग्रीगेट देख रहे हैं, स्टील स्लैग एग्रीगेट देख रहे हैं, इन सब एग्रीगेट के बारे में बता रहे हैं। टिपिकल कॉपर स्लैग एग्रीगेट उधर बता रहे हैं, हाँ, डेमोलिशन
वेस्ट बिफोर प्रोसेसिंग, देख रहे हैं। हाँ, 6A RCA और 6B RA, अभी इस तरह के इन सारे एग्रीगेट के बारे में चर्चा करनी है। आप लोग को समय मिले ना तो देखिएगा, हमको लगता है ये राउंडेड गोल के अलावा और कुछ आप लोग पढ़ते नहीं है, तो बाकी भी आपको पढ़ना है, लेकिन ये आप हमारे साथ धीरे धीरे समय के साथ पढ़ेंगे। मैं एक दिन में आपको जादूगर नहीं हूं यार कि सब सिखा दूंगा, हाँ टाइम लगेगा सारी चीजें, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा 1 बाय 1, एक एक शब्द सिखाऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे। आज इस डेस्कटॉप इमेज को चेंज कीजिए और यहाँ किसकी लगाइए, बढ़िया किसी भगवान की लगा दीजिए, या एक ऐसा सौहार्द वाला कुछ लगा दीजिए, इंडियन फ्लैग लगा दीजिए, बहुत सही रहेगा, इंडियन एम्ब्लेम लगा दीजिए। ठीक, चलिए, तो धन्यवाद। आप लोग से फिर मिलते हैं हम कल, और कल आगे की चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए, ठीक है भाई, धन्यवाद।